प्रणाम दोस्तों। आज बहुत दिन में कई दिनों बाद आप लोगों से एक तरीके से रूबरू हो रहा हूँ। वरना कहीं ना कहीं और चीज़ें सब चलती रहीं। कुछ थोड़ी सी बात मैं आपको कहूँगा, 5-10 मिनट। उसके बाद मैं एक और विषय पे चर्चा है, वो भी आप लोग यहीं लाइव देखेंगे। इस समय जो चल रहा है आपको हटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थोड़ी सी कुछ बातें हैं, मैं कहना चाहता हूँ। देखो, ऐसा है, पिछले दिनों जो भी घटना घटी, जो भी, आप किसी को आंदोलन, किसी को धरना, किसी को कुछ लगता रहा, तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मेरा ये गहरा चिंतन पहले से ही था। जब ये 8 PM क्रांति का आरंभ हुआ था, तो आरंभ कहाँ से हुआ था? अगर आप शुरुआत के वीडियो उठा के देख लें तो आरंभ यहाँ हुआ था कि समाज में पूरे होलसोल एक बदलाहट की बात के लिए कुछ लोगों का ऐसा संगठन बने जो ऑनलाइन भी अपनी शिकायतें दर्ज कराए। यहां से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद फिर ये कोरोना आ गया, ये पैंडेमिक और सब चीजें आई, तो मैंने इस पे भी बोला, बात कही। अब क्योंकि लोगों को एग्रेशन ज्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्टनेस कम समझ में आती है। जैसे मैं भी बहुत स्वीटली बात करूं तो वो वीडियो कम शेयर जाते हैं, कम लाइक होती हैं, और मैं एकदम ऐसा हूं वैसा हूं ऐसा करके बोलूं तो ज्यादा जाता है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि लोगों को वास्तव में तो शांति चाहिए, लेकिन जब आदमी के जीवन में खुद उपद्रव होता है तो उसे उपद्रव ही अच्छा लगता है। ये बात समझ लेना। जब जीवन में उपद्रव चल रहा हो और शांति के कोई मार्ग ना दिखाई देते हो, तो ऐसे कंडीशन में उपद्रव व्यक्ति को जीवन में बहुत उपद्रव हो, इसकी चाह होती है। जैसे कि आजकल अगर जैसे टीवी चैनलों में दिखाया जाता है कि आपने नोटिस किया, जब पहला वर्ल्ड वो हुआ था, लॉकडाउन, और तब भी वर्ल्ड वार, दुनिया को खतरा, एटम बम गिर जाएगा और ये सब चीजें होने लगी, और लोगों को बड़ा मजा आता है। अभी अगर रूस और उस यूक्रेन की लड़ाई की बात कहें तो आप कहोगे बड़ा खतरा है उसमें, एटम बम ना गिर जाए, ऐसे करके कहा जाएगा। और अंदर से हो रहा होगा, अरे साले गिर जाए दो चार एटम बम, इधर गिरे उधर गिरे ना, मजा आएगा। जबकि आदमी ये भूल जाता है कि हो सकता है वो एटम बम उसी के ऊपर गिर जाए। तो सच बात यह है, जीवन का मूल उद्देश्य है शांति। लेकिन जब शांति का कोई मार्ग नजर नहीं आता तो इंसान को पसंद आता है उपद्रव। मेरी जिंदगी की एक फिलॉसफी रही, और वो फिलॉसफी ये है कि शांति का मार्ग क्रांति से होकर गुजरता है। क्रांति और शांति दोनों एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इस जब 8 PM क्रांति की बात करते हैं तो एक और शब्द जोड़ते हैं कि शांति से क्रांति। तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों के बीच एक ही चीज कहने आया हूं, और उस चीज पे ध्यान देंगे। चाहे बाहरी आंदोलन हो, चाहे ऑनलाइन आंदोलन, कुछ भी करना हो, चाहे वो हमें, वो जो परिवार है षड्यंत्रकारी, उस परिवार से लड़ना हो, कुछ भी करना हो, एक चीज की बात हमेशा कही जाती है कि आपकी संख्या होनी चाहिए। संख्या। अब देखो, हम लोगों ने ऑनलाइन अपनी क्रांति की बात जब शुरू की थी, आप शुरुआत में चले जाओ। आप सबसे पहले जब शुरू हुई थी उस समय के वीडियो देखना शुरू करो। उस समय के वीडियो बहुत हिट थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे थे। फिर अचानक जैसे ही हमने पैंडेमिक पे सब पे बोलना शुरू किया, हमारी 95% रीच घटा दी गई। यानी कि मतलब यह है कि अगर आज 5,000 लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो रियल टाइम में 1 लाख लोगों तक बात पहुंचती। यानी कि 5,000 से 1 लाख इस समय में होना चाहिए था, लेकिन हमें वो 5,000 पे रोका गया। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं थोड़ा सा इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सब अपने अपने ढंग से क्रांति कर रहे हैं। बहुत सारी क्रांतियां चल रही। इस बीच में अपनी 8 PM क्रांति का एक अलग मूल्य है। मूल्य इसलिए है क्योंकि 8 PM क्रांति के साथ साथ ये 8 PM परिवार भी है। 8 PM परिवार हमारा है, और इस परिवार को अब मैं ज्यादा बड़े रूप में लेके जाना चाहता हूं। ज्यादा बड़े रूप में, जैसे याद होगा आज से 2 महीने पहले मैंने आपसे कहा था, हम 6 महीने आप मुझे दीजिए,
6 महीने के अंदर हम इस परिवार को 1 लाख तक पहुंचा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी पहुंच सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या में पीछे नंबर हैं और कहीं ना कहीं लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। बीच में ऐसा हुआ था, लोगों को लगने लगा था केवल बातें हो रही हैं और कुछ हो नहीं रहा। तो जो लोग ये कह रहे थे तो उनके भी अब मुंह बंद हैं। अभी जो पिछले घटना घटी है उसके बाद उनके भी मुंह बंद हैं। आप लोग भी हिम्मत करके कह सकते हैं कि नहीं, हमारा सेनापति ऐसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ इतनी सी बात कि मेरा जो रोल है इस परिवार के प्रति, क्योंकि मैंने विचार दिया है आपको, मानो आप ना मानो, लेकिन मैं अंदर से एक पिता का रोल महसूस करता हूं। पिता का रोल परिवार के प्रति दो तरीके का होता है। अगर हम आज के वैश्विक षड्यंत्रों के बीच बात कर लें तो पहली बात तो यह है कि वैश्विक षड्यंत्र के संबंध में अभी अब हम बैठे आपके बीच बात कर रहे हैं, आप मुझे लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग यस यस स्वामी जी बिल्कुल सही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि अगर मैं केवल आप पे दृष्टि रखूं तो मैं रियल टाइम से भटक जाऊंगा। मुझे लगेगा हाँ, पूरी दुनिया में वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, जबकि चल रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन मैं पूरा कंसंट्रेट ऐसा हो जाएगा, मुझे हर बात लगने लगेगी कि षड्यंत्री है, षड्यंत्री है, षड्यंत्री है। ऐसे में जिंदगी तबाह हो जाती है। और यही होता है, हर एक को इसके बीच में अपनी रोटी सेकने की चीजें नजर आने लगती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं दो तरीके के रोल निभाना चाहता हूं अपने इस परिवार के लिए, पिता होने के नाते। पिता होने के नाते पहला रोल तो यह है कि जिस षड्यंत्र में दुनिया को धक्का दिया जा रहा, उसके लिए भी एक प्रयास करेंगे कि कैसे हो सके उसे रोकें। उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। कई जिस तरीके के रास्ते दिखेंगे उसमें जो बेस्ट वे होगा उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। समय समय पे वो क्या तब्दीलियां होंगी उसमें, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, आपको पता ही है। लेकिन एक दूसरी भी चीज है। दूसरी चीज यह है कि अगर मान लो षड्यंत्रकारी सफल हो गए, अगर षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र में सफल हो गए, तब कैसा जीवन होगा और उस जीवन में हम अच्छे ढंग से कैसे जी सकते हैं, इस पे कोई चिंता नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में इस पे चिंतन ज्यादा नहीं चल रहा। अब उस पे जो चिंतन चल रहे हैं थोड़े से लोगों से, अकेले अकेले कुछ लोग चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन के नाम पे वो लोग थोड़ी सी खेती खरीद के आउट ऑफ सिटीज वो अपने अपने छोटे छोटे फार्म हाउस बना के सोचते हैं हम इसमें रह लेंगे। लेकिन वो छोटे छोटे जो फार्म हाउस बना के रहना है वो भी एक तरीके से उबाऊ और थकाऊ प्रोसेस हो जाएगा। कल को उनके जो बच्चे पैदा होंगे और उनको जो बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो उस दुनिया को छोड़ के फिर इस दुनिया में आना चाहेंगे। तो मैं आपको आज इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी इसके संबंध में चर्चा आगे करेंगे। आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं केवल षड्यंत्रों से लड़ने को ही नहीं, बल्कि जब षड्यंत्रकारी जीत जाएं, अगर उस कंडीशन में भी हम कैसे अपने जीवन को बेहतर और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, इसके संबंध में भी विचार कर रहा हूं। और ये जो बात है वो बात आप लोगों को भी चिंतन करना चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ ये सोच के हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम ऐसे जीत जाएंगे, वैसे जीत जाएंगे। और अभी आप देखो, अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ था कनाडा में, कि कनाडा में 50,000 ट्रक ड्राइवरों ने प्रधानमंत्री ब्रूनो को घेर लिया और प्रधानमंत्री ब्रूनो हेलीकॉप्टर से भाग गए। तो मैं आपको बता दूं, वो आंदोलन समाप्त हो चुका है, वो दबा दिया गया। 50,000 लोग भी दबा दिए गए जिनके पास करोड़ों रुपए की सुविधा फंडिंग आ रही थी। उनमें से जो मेन थे उनको जेल में डाल दिया गया, उन पे आरोप लगा दिए गए। बाकी कई सारे लोग गिरफ्तार कर दिए गए। बाकी आपको पता ही है, डंडे खा खा के भाग जाते। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें आंदोलनों की
तरफ बढ़ने की कम जरूरत है। आप समझो, आंदोलन का एक ही उद्देश्य होता है, चाहे सड़क पे उतरो, चाहे ज्ञापन दो, चाहे ब्रूडो का घेराव करो। आंदोलन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ एक, दूसरा उद्देश्य नहीं होता। और दूसरा उद्देश्य जो होता है वो आंदोलन करने वालों का होता है। आंदोलन का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, एकमात्र, सिर्फ एकमात्र। दूसरा उद्देश्य होता है जो आंदोलनकारी होते हैं उनका, होता है आंदोलन के नाम पे भीड़ इकट्ठी करके अपने आप नेता बन जाना। अब ऐसी स्थिति में मैं ना तो नेता बनना चाहता हूं, ना ही इस तरीके का आंदोलन करके सरकार तक बात पहुंचाने के लिए मैंने कहा ना कि वो हमारे पास ऑनलाइन अगर 1-2 लाख लोग होंगे जब, तो बहुत अच्छा जरिया हो जाएगा। लेकिन वास्तव में अगर दुनिया बदलनी हो तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य परिवार में रहता है। हमें अपने इस 8 PM परिवार को मजबूत करना है, हमें 8 PM परिवार को बढ़ाना है, हमें 8 PM परिवार को उस स्थिति तक पहुंचाना है कि 8 PM परिवार जिस दिन चाहे अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके और ज्यादातर समस्याओं का समाधान आपस में ही मिल बैठ के निकाल सके। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही फिर इस 8 PM का कुछ लाभ है। अन्यथा 8 PM से कोई एक नेता निकल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, और कम से कम वो मैं नहीं होऊंगा, स्पष्ट कह रहा हूं, वो मैं नहीं होऊंगा। हाँ, मेरे पास विचार है, उस विचार को लेके कोई आगे बढ़े, राजनीति में उतरे, तो वो एक अलग चीज है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता था कि हम लोग जो हैं वो अपने 8 PM परिवार को बढ़ाने का काम करें। आप लोगों के पास ये बल है कि आप कह सकते हो कि हमारे सखा जो हैं केवल बात नहीं करते, उनमें साहस भी है, सेनापति की तरह हूं, और आप लोगों में भी हौसला जगा, आप लोग भी हिम्मत भरो, उसकी भी बात। अभी जो आंदोलन पिछले 3 दिन का लोगों को दिखा, उसमें मेरी तारीफ हो गई, तरुण कोठारी की तारीफ हो गई, साहिल गोयल की तारीफ हो गई, लेकिन सच कहें हम तीनों में, अगर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, हम तीनों में, मैं भी और साहिल भी और डॉक्टर कोठारी, तीनों को जोड़ रहा हूं, हम तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम 24 घंटे बैठ पाते, हम तीनों में मिलके। क्योंकि वो हमारे साथ अगर हम तीनों की बात करते तो हम आज 24 घंटे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन 72 घंटे तक वहां पे लोग डटे रहे। उसके पीछे जो कारण थी, वो वहां पे जो महिलाएं थी वो थी, उनको कोई सम्मान नहीं मिला, उनको कोई नाम नहीं मिला, उनकी किसी ने नहीं सुनी, उनका किसी ने जो है वो लाइव इंटरव्यू नहीं लिया। मैं कल जब थोड़ा अस्वस्थ था तो मैं सोच रहा था कि यहाँ की कम से कम जो महिलाएं हैं उनको बैठा लूं, फिर मुझे लगा लोग वही कहेंगे, देखो अपने यहाँ की महिलाओं को ही सब कर रहा है। और मेरा एक भाव हो रहा है कि वहाँ जो महिलाएं उपस्थित थी, मैं यहाँ इन महिलाओं के पास पूछूंगा कि इनके पास उनके नंबर हों, तो किसी दिन उन सबको लेते हैं, उन सबको जो है वो जूम पे मीटिंग पे लेते हैं, और उनकी बातचीत और उनके अनुभव और वो क्या कर सकती हैं वो दुनिया को दिखाते हैं। वो हैं रियल हीरो। और मैं फिर कहता हूं, दुनिया अगर कोई बदल सकता है घर बैठे क्रांति के तहत, तो वो महिलाएं हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसा हृदय भी है जो जरूरत पड़ने पे दुर्गा का रूप धारण कर सकता है, और एक ऐसा दिल भी जो शांति चाहता है। लेकिन मनुष्य और ख़ास तौर पे पुरुष जो दिमाग में जीता हो, वो जब दुखी होता है तो वो तो यही सोचता है एटम बम गिर जाए। अब आपको निर्णय लेना है, आपको एटम बम गिर जाए वाली मानसिकता पे आगे बढ़ना है, तो आप लोग क्रांति क्रांति चिल्लाते रहो, और क्रांति के साथ शांति वाली स्थिति की तरफ बढ़ना है, तो आप 8 PM की बात करो। तो बिल्कुल स्पष्ट है, 8 PM का अर्थ केवल क्रांति क्रांति नहीं है, बल्कि शांति से क्रांति और क्रांति से पहुंचे शांति, ये है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा महिला ऊर्जा काम आएगी।
अभी तक भी दिखती है और आगे भी दिखेगी। तो फिलहाल अभी 8 PM पे इतना ही। बस हम सिर्फ और सिर्फ अपना 8 PM परिवार विस्तार करने पे लगेंगे। आंदोलन तो चुटकी का खेल है, चुटकी का, कभी कर देंगे। तमाशा तो कभी दिखा देंगे यार, मदारी का खेल तो कभी भी दिखा देंगे। ये तो सखा के बाएं हाथ का खेल है। हमें बताओ तो कल हम एक और तमाशा करके दिखा दें भी। तमाशे में क्या रखा है, लेकिन मूलभूत बदलाहट में समय लगता है। एक दिन होटल का कमरा किराए पे लेने में और अपना घर बना के उसमें रहने में समय लगता है। कमरा तो कभी किराए पे ले लो, एक दिन के लिए बढ़िया सा कमरा लेके और स्विमिंग पूल में नहा के टांगे फैला के कभी भी फोटो खिंचा लो, लेकिन अपना घर बनाने में, अपना स्विमिंग पूल बनाने में समय लगता है। मैं चाहता हूं थोड़ा समय दें और एक अच्छी दुनिया की तरफ हम बढ़ें। 8 PM क्रांति बहुत डायमेंशन में काम करने वाली है, धीरे धीरे उसकी चर्चा होगी। फिलहाल अभी हम सुमित के साथ जो हैं वो फिर जो लाइव एक चर्चा है उसमें आएंगे। आप सब उसमें बने रहो, लाइक कमेंट शेयर करते रहो। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर इसे ना करना आप लोगों का एक तरीके से थोड़ा सा ढीलापन दिखाता है। लाइक कमेंट शेयर लगातार हो जाने चाहिए। आपके शस्त्र जम ना जाएं, उनमें जंग ना लग जाए, इसका ख्याल रखना आपका ही काम है। तो सुमित, मैं चाहूंगा कि आप आए। जी। जी। तो सबसे पहले सभी दर्शकों का और स्वामी जी आप सभी को प्रणाम। जी। स्वामी जी अभी बहुत अच्छी अच्छी अपने बातें कही और बहुत सच में मतलब ये काम तो आने वाली है, लेकिन अब यहीं से एक सवाल और बन जाता है। हालांकि मैंने जो विषय भी जो हमारे खासकर दर्शक देख रहे हैं, ये 8 PM क्रांति के जितने भी दर्शक हैं, अब वो इतने जागरूक तो हैं कि वो गहराई से भी षड्यंत्र को समझने लग गए हैं। और उनको समझ में आ जाता है कि जब तक पूरी ये व्यवस्था ही परिवर्तित नहीं होगी, चाहे वो 8 PM की क्रांति के परिवार के लोग करें, चाहे बाकी के क्रांतिकारी लोग करें, लेकिन पूरी व्यवस्था की जब बात करते हैं हम, तो व्यवस्था ही ऐसी हो चुकी है कि जैसे कि आपने कनाडा का एग्जाम्पल दिया, वहां करके वहां भी अगर आंदोलन होने के बाद भी उनको कुचल दिया जाता है। भारत में भी ऐसे हो रहे हैं कि क्रांतिकारी अगर कुछ करें भी तो उनको कुचलने में उनको ज्यादा समय नहीं लगता। क्या ऐसा परिवर्तन होना चाहिए पूरी व्यवस्था में, ताकि इस षड्यंत्र का भी खात्मा हो पाए और भारत बन पाए विश्व में विश्व गुरु? हालांकि इसकी बात बहुत लोग करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। यदि मैं आपसे जानना चाहूं, कैसे बन सकता है भारत विश्व गुरु? अच्छा चलो, भारत के विश्व रूप से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, वहां से शुरुआत होगी, जी। लोगों को समझ में भी आएगी। आपका जी। YouTube चैनल है, आपके इस हम्म। YouTube चैनल को बनाने में आपने 5-6 महीने, साल भर का वक्त दिया होगा। जी। इसके पीछे आपने मेहनत भी की होगी ना। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पैंडेमिक के दौरान आपने देखा कि बहुत से वीडियो हटाए जाने लगे। हम्म। बहुत से शब्द ऐसे थे जिनको बोल देने पे आपके वीडियो हटाए जाते थे, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने उन शब्दों को बोलना बंद किया, नहीं किया? बिल्कुल किया, चयन किया, फिर उनको बदलाव किया। अच्छा, ये चैनल बचाने की इतनी सोच क्यों थी? जाने देते। ताकि ये एक्चुअली में जिस प्लेटफॉर्म की वजह से व्यूअर्स जुड़े हुए थे, तो वो इन्फॉर्मेशन तो चूंकि वो ही देनी थी, लेकिन हाँ, चूंकि उसके एल्गोरिथम को हमने क्रॉस करना था, तो चैनल बचा रहेगा, तब तक संबंध बचा रहेगा। संबंध कट गया तो जो इन्फॉर्मेशन हमने लोगों को देनी है, तो उसके लिए फिर से वो मेहनत करनी पड़ती। ये मेरा विचार था फिलहाल। हाँ, तो बिल्कुल यही विचार जो है, जो आपका था, इससे अतिरेक विचार नेता का भी नहीं होता। जी। जब एक नेता चुन के आता है सत्ता में, मैं अभी 2-3 दिन से एक क्लिप सामने से गुजर रही है, अगर आप चाहेंगे तो आपको भी वो मैं भेज दूंगा, आप डाल दीजिएगा। उस क्लिप जी। में दिखाया जा रहा है केजरीवाल जिस समय बने भी नहीं थे नेता, तब की एक क्लिप चल रही है, जिसमें केजरीवाल मंच पे बैठे अन्ना के सामने एक बात कह रहे हैं कि हम्म। गद्दी में कुछ गड़बड़ है। जो हाँ। भी आदमी चुन जी। के जाता है वो भ्रष्ट हो जाता है, गद्दी में कुछ गड़बड़ है। हाँ। कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सुना है मैंने आज ही से, है ना। बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल जी वहां तक पहुंच गए या पहुंच रहे हैं, या जो भी कह लीजिए। अब केजरीवाल स्वयं वैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे? बिल्कुल। अच्छा, अब इसके पीछे जनता को लगता है कि केजरीवाल दुष्ट हो गए। जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कहूं कि हमने वहां पे जाके धरना किया, हमने कहा केजरीवाल मिलो आके, तुम मिलो आके। सच बात तो यह है कि यार, बिल्कुल सीधी सी बात, किया हम
थोड़ा सा वहां चाहते थे कि धरना हो। ये स्पष्ट बात कह रहा हूं, कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों के अंदर बल जगाने के लिए करना पड़ता है। पहले के राजा लोग अगर कुछ नहीं करते थे, युद्ध नहीं होता था, तब भी थोड़ी देर के लिए क्रीड़ा में ही जो था अपने आप को सांडों से लड़वा देते थे और कुछ करते थे, ताकि उनकी जो जनता है उसको लगे नहीं हमारा राजा मुर्दार नहीं है, हिम्मतवर है। ऐसे ही एक हमें भी युद्ध करना पड़ा। मैंने पहले भी बताया, जो यहाँ का वीडियो चंडीगढ़ का भी था, जो मेरा वीडियो, वो भी मैंने जबरदस्ती बनाया था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए बनाया। तो ऐसे ही एक वहां पे भी था। लेकिन अगर हम रियल टाइम की बात करें, अगर हम कहें केजरीवाल ही हमसे आके मिले, तो देखो बात समझने योग्य है। जब केजरीवाल से हमने वहां प्रस्ताव रखा, ऐसी बात नहीं उस पर पहुंचा नहीं होगा, पहुंच गया होगा। केजरीवाल का मान लो थोड़ी देख लिया, हम ये नहीं कह रहे सही गलत, अब यहां पे लोग कहिए आप तो केजरीवाल की तारीफ करने लगे, नहीं, मैं कह रहा हूं थोड़ी देख लिया, उसने कहा होगा चलो यार मिल लें जाके, तो उसके पीए वगैरह ने कहा होगा सर अगर आप इनसे मिल लेंगे ना तो कल से 200 लोग और आ जाएंगे, हम धरने पे बैठे हमसे मिले हमसे मिले, और आप 200 से मिलोगे तो 2000 अगले दिन आ जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना नंबर सबको नहीं देता, क्योंकि दिन भर फोन करके लोग परेशान करते हैं, जबकि अब ये मैं जानते ही कितने हैं, कितने जानते हैं। लेकिन हम केजरीवाल से या मोदी से या राहुल गांधी से या सत्ता में बैठे लोगों से उम्मीद करते हैं वो तो हमें अपना पर्सनल नंबर दे दें। तो बात ऐसी है कि सत्ता में पहुंचे बगैर ये पता नहीं लगता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने चैनल बनाया, लेकिन फिर भी आपके अपने चैनल को बचाने के लिए आपको अपने ही, कि बनाया तो था सत्य बताने के लिए, लेकिन सत्य बताने से कमजोर पड़ना पड़ा, क्योंकि चैनल ही ना चला जाए तो सत्य भी कहां बताएंगे। उसी तरीके से जो भी नेता सत्ता में जाता है दिल का बढ़िया होता है, लेकिन सत्ता में जाने का प्रोसेस और वहां के पहुंचने के बाद की असुरक्षा उसको खराब करती है। गद्दी में सिर्फ एक ही कमी है कि गद्दी कल को दूसरे के पास चली जाएगी, और कोई कमी नहीं। और दूसरे के पास चली जाएगी, इसको बचाने के लिए सारी लड़ाई है कि दूसरे के पास ना चली जाए। अब मूलभूत परिवर्तन दो तरीके से होता है। पहला मूलभूत परिवर्तन होता है कि जनता सरकार के बनाए हुए नियमों के तहत देश हित में कार्य करे, पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि राजा जनता हित में, जनता को देश हित में लग सके, इसके लिए ऐसी नीतियों का निर्धारण करे जिसमें जनता कंफर्टेबली उस काम को कर पाए जिससे देश की तरक्की होती। तो जनता और राजा दोनों लोगों के बीच की एक अंडरस्टैंडिंग है। ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य जनता और राजा के बीच की ट्यूनिंग है। अब यहां पे इस ट्यूनिंग में एक गड़बड़ है। एक गड़बड़ यह है कि राजा को तो 5 साल बाद बदल जाना है, और जनता की मांगे और जनता की चाहें कभी नहीं बदलती। तो ऐसी स्थिति में राजा जो बदला जाना है वो ऐसी नीतियां निर्धारण करता है कि जनता को कम से कम की मांग रहे। देखो बहुत कम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा नॉलेज भी देता चलूं ताकि लोगों को ज्ञान हो। जब किसी इंसान के पैर में दर्द होता है तो वो दबाता है, तो पैर दबाने से दर्द नहीं जाता। सच बात तो यह है कि पैर दबाने से एक बड़ा दर्द शुरू होता है, और जब बड़ा दर्द शुरू होता है तो छोटा दर्द खो जाता है। बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। तो सरकारें हमेशा तुमको, जब तुम उठने लगते हो तो सरकारों के पास जो स्थितियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे हृदय परिवर्तन की तो स्थितियां सरकारों के पास है नहीं। उन्हें पता नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे होगा जब तुम देश हित में सोचने लगो, जब तुम राष्ट्र हित में सोचने लगो। ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो राजा को एक ही बात समझ में आती है, बिजली
पानी, सड़क, इसमें उलझाए रखो। और बिजली, पानी, सड़क में उलझाने का तरीका है कि बीच बीच में इसकी कमी कर दो, या कमी कर दो या बिजली के रेट बढ़ा दो। बिजली के रेट बढ़ा दो, फिर उसको कम कर दो। पहले सड़कें बनाओ, फिर उस पर टोल टैक्स लगाओ, फिर बोलो टोल कम कर देंगे। कहने का मतलब ये तुम उसी में उलझे रहो। ये राजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो पब्लिक के बीच में जो चीजें दिख रही होती हैं उन पे ही काम करना चाहते हैं, ना कि आमूल परिवर्तन के लिए। आमूल परिवर्तन के लिए लंबा समय चाहिए होता है। एक छोटा सा व्यक्ति अपने परिवार को 5 साल में संपन्न नहीं कर सकता, लेकिन नेता से वो 5 साल में संपन्नता की उम्मीद करता है। नेता से वो 5 साल में संपन्नता की उम्मीद करता है। ऐसी संपन्नता की पूछो मत। हर आदमी ये तो चाहता है कि उसके सामने की सड़क अच्छी रहे, लेकिन जब वहां सिलेंडर फेंक फेंक के सड़क तोड़ी जा रही होती है तो घर से बाहर निकल के आके उसे मना करने की तकलीफ कोई नहीं उठाना चाहता। होता है नहीं होता ऐसा? बिल्कुल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मूलभूत परिवर्तन का काम नेता और जनता दोनों की तरफ से हो। हाँ, ये बात अलग है कि नेता का रोल इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है यदि वो नीतियां अच्छी बनाए। लेकिन वो नीतियां अच्छी तब बनाएगा जब आप उसको टाइम दोगे रुकने का। या तो ये 5 साल वाला, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि 5 साल वाला दबाव अच्छा नहीं है। देखो, मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से खुद की बात कर रहा हूं कि अगर मैं, कई जगह ऐसा होता है, आश्रम और ये सब बात चलती है, तो मेरे पास जब धन नहीं था या अभी भी ऐसा नहीं है, तो कभी कभी सोचता हूं यार एक व्यवस्था हो जाए, तो मैं सोचता हूं उसको मैं ले लूं, काम करूं। तो मैंने अभी 3 आश्रमों में ऐसा कर चुका हूं कि 3 आश्रमों में सिर्फ इनवाइट किया गया। तो मैं जब वहां अपने तरीके से करना चाहता था, और अपने तरीके का मतलब जो मेरे पास लोग आते हैं उनके हित के लिए भी, तो मुझे उन तीनों जगहों पे अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना पड़ा। 3 आश्रमों में मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया, यानी कि जनता, थोड़ी देख ली, मैं राजा और जनता, मैंने तीनों जगह इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट किया गया, अब उसमें मुझे तीनों जगह से धोखे मिले और मुझे निकाल दिया गया। जी। अब चौथी जगह की बात आती है, तो बहुत सारे लोग क्योंकि मेरे पीछे की हरकत देख चुके हैं कि 3 जगह से इन्हें निकाला गया, ये तो कुछ कहते नहीं। अब ऐसी स्थिति में मुझे बहुत से ऑफर आते हैं, स्वामी जी मेरा रिजॉर्ट्स पड़ा है ले लीजिए, मेरा ये पड़ा ले लीजिए, क्योंकि उनको लगता है ये आदमी आएगा, खूब पैसा लगवाएगा, बाद में धोखा दे देंगे। जी। अब मैं उनसे कहता हूं कि तुम कितने वर्ष के लिए मुझे दोगे वो बताओ, लिख के दो। अब जब मैं वर्ष के लिए कहता हूं तो वो कहते हो 5 साल के लिए ले लीजिए, 10 साल के लिए ले लीजिए। अब 5-10 साल में मैं वहां उसको डेवलप ही कर पाऊंगा, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं भाई 100-200 साल के लिए दो तो बात करो। क्योंकि देखो, सामान्य सी बात है, मुझे भी मानने वाले सुन रहे हैं, लोगों ने अपनी जेब से पैसे दे दे के उसको बढ़ाया बनाया और बाद में धोखा। तो जब एक सामान्य से जीवन में, एक सामान्य सी जिंदगी में तुम एक दुकान खोलते हो किसी शहर में लेके, और तुम वहां मेहनत करके उसको डेवलप करते हो, और 4-5 साल बाद कोई तुम्हें किराए से निकाल दे, तो तुम्हारी तो सब मेहनत जीरो हो गई। तो ऐसी कंडीशन में तुम 5 साल वहां दिल लगा के कार्य करोगे, या 5 साल तुम ये तैयारी करोगे कि कैसे यहां लूट खसूट के और बस अपना खड़ा कर लें। मैं एक छोटा सा मुरादाबाद का एक एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि तुम मुरादाबाद के पास हो। मुरादाबाद में एक 24 करके रिजॉर्ट्स बना हुआ है दिल्ली रोड पे। मुरादाबाद अंदर जैसे घुसो तो दिल्ली रोड पे एक रिजॉर्ट्स बना हुआ है। मैं उस रिजॉर्ट्स में, मैंने अपनी बेटी का वहां पे फंक्शन किया था, एंगेजमेंट का। वहां पे एंगेजमेंट के फंक्शन में बढ़िया सा रिजॉर्ट्स है, लेकिन मैंने उस रिजॉर्ट्स को बाहर से देख के उसकी ले लिया था कि भाई चलो वहां पे उसको ले लेते हैं।
लेकिन वहां पे एसी की दिक्कत, वहां पे अच्छी व्यवस्था नहीं, अच्छी सर्विसेज नहीं, इस तरीके की चीज़ों का सामना मैंने किया। तो मैंने वहां जानना चाहा हम्म। कि आखिर ये चक्कर क्या है, इतना बढ़िया होटल है और उसके बाद यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं। तो मुझे पता लगा कि ये होटल के मालिक इसको नहीं चलाते, उन्होंने एक व्यक्ति को ये लीज पे दिया हुआ था और ये 5वां साल चल रहा है, मतलब ये आखिरी साल चल रहा है लीज जी। का। अब आखिरी साल में हम्म। वो आदमी इस होटल से सिर्फ लूट रहा है, वो उसको देना नहीं चाहता कुछ भी। बिल्कुल। तो हम एक एक इनसिक्योर पर्सनालिटी से, और जो कि ताकतवर हो, हम एक ताकतवर इनसिक्योर पर्सनालिटी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे देश का हित कर देगा? क्योंकि वो तो भागेगा ना, वो तो पांच आखिरी साल लूटेगा। जी। हम्म। तो ये चीजें समझने जी। वाली हैं हमें। इसीलिए मैं राजतंत्र की बात करता हूं, लेकिन जब राजतंत्र की करता हूं तो लोग कहते हैं उसमें उसमें और चीजें नहीं होंगी। तो मैं राजतंत्र का मतलब लोग पुराना समझ जाते हैं कि राजाओं का सिस्टम। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो थोड़ा कॉम्बो है। मैं उसको एक शब्द दे देता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे, अच्छा लगेगा। मैं कहता हूं लोक राजतंत्र का समय आ गया है कि अब हमें लोक राजतंत्र लाना चाहिए। एक लोकतंत्र है, एक राजतंत्र है, अब उसके बीच क्या करते हैं, लोक राजतंत्र। और उसको एक अगर ला सकें तो मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति हम निर्धारित कर सकते हैं जो कि जनता के हित के लिए वो नीतियां बनाएगा जिससे देश का हित हो सके। तब होगा अमूल परिवर्तन। अभी परिवर्तन सिर्फ या तो सत्ता में होता है और या फिर लोगों की जिंदगी में होता है, जीवन में नहीं होता। समझो बात को, या तो सत्ता में परिवर्तन होता है या तुम्हारी खुद की जिंदगी में होता है, जीवन में अमूल परिवर्तन नहीं होता। मैं जीवन में अमूल परिवर्तन की बात कर रहा हूं। जी। तो सखा जी, अभी इसको आगे बढ़ाते हुए अभी ये भी तो जानना चाहेंगे हम कि अब जिस लोक राजतंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझाते हुए कि इसमें फिर व्यवस्था कौन सी रहेगी और उसको लाने के लिए मौजूदा हालातों में जनता क्या कर सकती है, किस चीज के लिए हमें आवाज उठानी है, संभव करने के लिए करना देखो क्या है, वो और देखो बताइए मेरा, जरा पहले। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो यह है कि अगर मैं पूरा पूरा ऐसा कहूं कि बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, हम्म। तो ये एक ऐसी चीज हो जाएगी लोगों को समझ ही नहीं आएगी। हम्म। मैं ये कह रहा हूं, यही इसी तरीके के घर होंगे, इसी तरीके की सड़कें होंगी, इसी तरीके के मोहल्ले जी। होंगे, बिजली के खंभे भी ऐसे ही होंगे, सब कुछ यही रहेगा। ओके। लेकिन उसमें सिर्फ इतना करना है कि एक बार चुनावी प्रक्रिया में ऐसा गुजर के एक बार एक राजा नियुक्त होना है और उसके बाद ये चुनावी प्रक्रिया बंद की जाएगी, ये बंद की जाएगी। उसके बाद उस राजा के चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया डिफरेंट तरीके की लागू की जाएगी, जो कि चुनावी प्रक्रिया कम होके आदमी के गुणों को एक तरीके से निर्माण करके और फिर उसको सत्ता में बैठाला जाए। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति तो चाहिए होगा ना जहां से दिशा निर्देश आए, वो तो पक्का है, बस उसका ही ढंग बढ़िया है। अब मैं इसके लिए बहुत एग्जाम्पल की बात करता हूं, आप समझ सकते हो। जिनको नहीं मालूम वो लोग आज से अपने नेट का उपयोग, अपना डाटा खर्च करने का उपयोग उस दिशा में करें जिसमें मैं बता रहा हूं। देखो, महात्मा बुद्ध मरे, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई उससे पहले उन्होंने अपने बारे में कुछ, और जो आगे कैसे कौन लोग होंगे जो गद्दी संभालेंगे उसके संबंध में कुछ उल्लेख किए। उस उल्लेख को समझते हुए बौद्ध परंपरा आज तक 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध इस पृथ्वी से गए थे, 2500 सालों में लगभग ये समझ लो कि 100 साल में एक के हिसाब से भी मान लो तो 25 तो दलाई लामा हो चुके, वैसे तो ज्यादा हो चुके।
लेकिन 25 दलाई लामा हो चुके हैं, एक दलाई लामा भी फ्रॉड निकल गया हो, जबकि एक भी दलाई लामा फ्रॉड निकल गया हो, मुझे इसका उल्लेख बता दे कोई। वो अपनी पद्धतियों से आज जरा से भी भटक गए हो, वो बता दे कोई। और दूसरी बात, कोई कहे कि वो हैं कितने से, तो मैं बता देना चाहता हूं, बौद्धों की संख्या हिंदुओं की संख्या से ज्यादा है। इस दुनिया में बौद्धों की संख्या हिंदुओं की संख्या से ज्यादा है, और उनके लिए वो दलाई लामा भगवान है, राजा भी नहीं, भगवान। और उसकी ताकत किसी भी देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा है। लेकिन वो जो पद्धति दी गई थी, उस पद्धति के तहत चुन के वो दलाई लामा आता है। आज भी उस पद्धति पे ही दलाई लामा तैयार किए जाते हैं, और वो पद्धति कभी भी गलत सिद्ध नहीं हुई। तो हम अमेरिका जैसी जगह को एग्जाम्पल मान के अपनी दुनिया खराब कर रहे हैं। परिवर्तन की बात ही है, तो क्या हम दलाई लामा से सीख के उस तरीके की कोई पद्धति का निर्माण नहीं कर सकते? हम राजा के चुनाव की पद्धति वैसे नहीं ला सकते? दलाई लामा में कोई वोटिंग नहीं होती, दलाई लामा में कोई वोटिंग नहीं होती। लोगों को उस बारे में शोध करनी चाहिए, और तब उन्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और मैं जो कह रहा हूं ना, वो हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति है। वो जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो प्राचीनतम चुनाव की प्रक्रिया है जो बुद्ध दे के गए थे। और हम अपने प्राचीनतम प्रक्रिया को भूल के ये नवीन प्रक्रिया में उलझे हुए। और फिर कह रहा हूं, नवीन प्रक्रिया भ्रष्ट सिद्ध हो चुकी है। दुनिया के किसी भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर एक आध इल्जाम ना लग गए हों। लोकतंत्र में कोई ईमानदारी की मांग ही नहीं है, और दलाई लामा की चुनाव प्रक्रिया में कोई खोट नहीं है। 2500 साल से एक व्यवस्था में खोट नहीं है, और ये तो अभी 100 साल भी नहीं हुए, खोट ही खोट है। तो चिंतन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या जरूरी है कि काका, नत्थू, टप्पू, पप्पू सब मिलके चुने किसी नेता को? और वो जो मिलके चुने, वो मिलके भी कहां चुनते हैं भाई? 135 करोड़ के देश में 11 करोड़ वोट जिसे मिलते हैं, वो 400 सीटें जीत लेता है। तो यानी कि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया भी नहीं है। सच बात तो यह है कि जो नेता आप चुन के लाते हैं, उससे ज्यादा तो वोट विपक्ष में पड़े होते हैं। बिल्कुल। और ये कोई और जानता हो ना जानता हो, नेता तो जानता ही है कि हमारे खिलाफ ज्यादा वोट पड़े थे। तो उस शहर का वो कैसे भला करेगा जिस शहर में उसे पता हो कि हमें जिन्होंने वोट दिया उससे ज्यादा ना हमें नहीं दिया? उस शहर का वो भला करेगा? सोचो, तुम्हें पता लगे कि मोहल्ले में 5 आदमी तो तुम्हें बहुत मानते हैं, लेकिन 500 गाली देते हैं, तो क्या तुम उस मोहल्ले की सड़कें अच्छे करवाओगे? हाँ, 5 आदमी से पूछोगे भैया तुम बताओ, तुम्हें ठेके के दिलवा देते, तुम अपनी गली ठीक कर लो। और दूसरी बात, यहां पे अगर आप अभी सड़क पे जाओ और एक इंटरव्यू लेना शुरू करो, किसी से पूछो भाई अगर तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे, ईमानदारी से बताना सबसे पहला काम क्या करोगे? तो एक सामान्य से व्यक्ति की एक सीधी सी सामान्य सी बात होती है, हम अपनी गली ठीक करवाएंगे, अपने घर के बाहर की सड़क ठीक करवाएंगे, अपने मोहल्ले की लाइट अच्छी करवाएंगे, अपने मोहल्ले में पानी की व्यवस्था, मतलब कुल मिला के वो मोहल्ले से आगे बढ़ नहीं पाता, वो घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और देश है बहुत बड़ा, इस देश को जिसके हाथों में दिया जाए उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सच बात तो यह है कि जो अभी
जो अभी अपनी कास्ट से मुक्त नहीं हुआ, जो आदमी हम्म। अभी भी किसी कास्ट का तमगा लगा के घूमने में माहिर है, वो आदमी देश का हित सोच सकता है? मुझे समझ में नहीं आता। तो स्वामी जी, जनता अगर नहीं चुनेगी तो आप बता रहे हैं, तो चुनने के लिए योग्य फिर कौन लोग होंगे वो, यदि अगर इस अब व्यवस्था को लाया भी जाए? यही तो बात है। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। ये जी। एक ऐसी चीज है कि जो बहुत लंबी सोच के साथ बात आती है। मैं एक छोटी सी बात चलो हम्म। कहता हूं। मैं कहता हूं हमने एक राजा चुन दिया, पहली बार चलो प्रक्रिया से ही चुना जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में भी हम्म। अगर हमें ये करना है तो लोकतंत्र के साथ लोक राजतंत्र तब आ सकता है जब जनता द्वारा एक ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो पूरी सीटों पे काबिज हो, और उसके बाद वो फैसला ले कि अब चुनाव नहीं होंगे, अब हम्म। संसद बैठ के फैसला ले, चुनाव नहीं। तो पहली बात, जो व्यक्ति ये करेगा तो वो एक तो हो गया, एक तो राजा हो गया, कोई हो गया, पता नहीं कौन है वो ठीक है। हो गया। जब वो हो हम्म। गया तो निश्चित ही इसके साथ साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इकोनॉमी की भी समझ हो, राजनीति की भी समझ हो, समाजशास्त्र की भी समझ हो, कूटनीति की भी समझ हो, युद्ध नीति की भी समझ हो, जितनी प्रकार की नीतियां होती हैं सबकी समझ हो। और अगर इसकी सबकी समझ की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसे आंखें बंद करके तो समझ लाता नहीं, वो समझ कोई ना कोई हम्म। व्यक्ति उसके जीवन में उसे देता है। तो बिल्कुल। धर्म का भी एक उसका गुरु होगा, राजनीति क्षेत्र का भी एक गुरु होगा, इस तरीके से कई क्षेत्रों के उसके गुरु होंगे, यानी कि एक इनर सर्कल टीम उसकी होगी होगी। उसके बाद इनर सर्कल टीम के तहत ही ऐसा, जैसे मैंने जो बात कहूं कि बौद्ध के संबंध में, बौद्धों के चुनाव की एक जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि बुद्ध ने कहा था खास खास नक्षत्र बताते हैं कि ऐसे नक्षत्र हम्म। जब होंगे तो उन नक्षत्रों में जब बच्चा कोई पैदा होगा तो उसके अंदर बौद्ध होने, दलाई लामा होने के गुण पाए जाते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान उसके तहत जो हमारा संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिसमें ज्योतिष का बहुत अलग रोल है, उस ज्योतिष के तहत एक इंसान के कैरेक्टर का चुनाव करा जा सकता है पैदा होते ही। आज इसको अमेरिका में अगर कहें तो वो कहते हैं जीन कोड। एक एक बच्चे के जीन कोड जी। को पढ़ के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बच्चा क्या बनेगा। इसी को हमारे यहाँ हम्म। ज्योतिष कहते थे। अब जीन कोड जिनको समझ में आ जाता है उन्हें ज्योतिष भी समझ में आना चाहिए। जब जीन कोड हो सकता है तो ज्योतिष कोड भी हो सकता है। समझो बात को। तो जीन कोड लोगों को समझ में आ जाता है, ज्योतिष कोड हो सकता है ना समझ में आता। तो मुझे जीन कोड भी समझ में आता है, ज्योतिष कोड भी समझ में आता है। मैं ये कह रहा हूं ज्योतिष के माध्यम से ऐसे नक्षत्रों का चुनाव हो सकता है कि उन नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चे सत्ता के अधिकारी होंगे। सत्ता के अधिकारी कहा शब्द ध्यान रखना, सत्ता जी। संभालेंगे नहीं कहा, क्योंकि संभालेंगे का मतलब होता है फिर कोई हमने एग्रीमेंट करना है। तो ऐसे बच्चे जो हम्म। पाए जाते हैं तो उनको, जैसे दलाई लामा अपने गोद ले लेते हैं। दलाई लामा हम्म। जब ऐसे बच्चे का पता लगता है तो उसको गोद ले लेते हैं। उसके बाद उनकी पूरी ट्रेनिंग होती। उस पूरी ट्रेनिंग के बाद जब अगर दलाई लामा की मृत्यु हो गई तो उन्हीं में से एक बच्चा दलाई लामा बन जाता है। उसको वो पहले का दलाई लामा ही चुन के चला जाता है। अब वो उसका अपना बच्चा तो होता नहीं, तो निश्चित ही कोई, अगर मैं अपनी संपत्ति किसी को देके जाऊंगा तो योग्य पात्र को देते के जाऊंगा। और अगर मैं जी। इस आधार पे दूं कि मेरा पुत्र है तो पुत्र लूला लंगड़ा शराबी कबाबी जो भी हो फिर तो उसे दे दूंगा। तो मेरा कोई पुत्र नहीं होना चाहिए और मुझे एक योग्य जी। चुनना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में साइकोलॉजी के तहत भी एक आदमी अच्छे को चुन के देखा जाएगा। तो दलाई लामा के एक तरीके से देख रेख में ही वो बच्चे पालन पोषण पाते हैं जो कि फ्यूचर में दलाई लामा बनते हैं। और लेकिन घटना ऐसी भी घटी है कि अभी जो दलाई लामा है ये तब दलाई लामा बने थे जब ये 5 साल की उम्र थी इनकी। जी। यानी कि उस समय ऐसी भी स्थिति पड़ गई थी कि पहले से नहीं खोज पाए थे कि वो बच्चे कहाँ हैं, अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई और उसी समय एक बालक की खोज की गई और उसको दलाई लामा बनाया गया। तो ऐसे में हम राजनीति के तहत बात करें तो राजनीति के तहत जो ऐसे नक्षत्र होते हैं बिल्कुल गहरे, उनमें जो भी बच्चे पैदा हों, वो लड़के हों लड़कियां हों,
नीची जात के ऊंची जात के कोई लेना देना नहीं है, उन बच्चों को उठाया जाए, किसी को ना बताया जाए कि वो बच्चे कौन थे। उन बच्चों का राजा के महल में ही, जो भी महल हो, महल भी जरूरी है, क्योंकि महल में जब बच्चा पलता है तो उसके अंदर वो गरिमा होती है, जिस गरिमा के तहत वो एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से उनको उनको आदेश दे सकता है। राजा कोई टुच्चे उच्चे व्यक्ति को बना दोगे, वो टुच्चागिरी दिखाएगा जाके। तो कहने का मतलब ये, उस बच्चे का पूरा पालन पोषण उसकी ही देखरेख में होना चाहिए। जैसे एक राजा खुद अपना राज्य भी चला रहा है, सपोज दैट अभी यूक्रेन की समस्या आ गई, तो वो शाम को अपने 2 घंटे उन्हीं बच्चों के बीच बैठेगा जाके, जो भी 10-20 बच्चे चुने हैं, और बच्चों को बताएगा आज यूक्रेन की समस्या आई थी तो इस पे ऐसे ही फोन आ गया था पुतिन का, तो पुतिन से मेरी ये बात हुई, बाइडेन से ये बात हुई। तो बच्चों के अंदर ये सब बहुत हल्की फुल्की बातें होंगी। साथ साथ वो ये भी बता सकता है कि वो आज जो है वो सचिवालय पे सखा जी बैठ गए थे और ऐसा ऐसा कर रहे थे, फिर उनको ऐसे उठा के फेंकवाया, तो मतलब वो भी बात करे। कहने का अर्थ ये है कि वो सत्ता कैसी संभाली जाती है, सत्ता में कैसी कैसी दिक्कत आती है, दिक्कत आते वक्त वो ये भी बताए कि कहां पे दिल में दर्द होता है। तो ऐसे में जो बच्चे पल के बड़े हो रहे होंगे, जो सत्ता से सीख रहे होंगे, उनको कुछ मिलेगा। और वो बच्चे केवल राज सत्ता में ही नहीं पढ़े, उस राज सत्ता के साथ साथ बीच में उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग भी हो, बीच में उनको थोड़ा सा पुलिस वालों के बीच भी रखा जाए, किसी थाने में उनको पोस्टिंग की जाए, वो थोड़े दिन थाने में भी रह के देखें, वही थोड़े दिन वकीलों के बीच भी बैठा ले जाएं, उन्हीं की अदालत में ड्यूटी भी लगे कहीं पे, उनको बीच बीच में ऐसे भी चीजें दी जानी चाहिए, तो उनको समझ में आए। अगर मेरे जैसा आदमी जीवन जीते हुए और मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, हर चीज की समझ रखता है, तो उसका कारण यह है कि मैंने बहुत सारे डायमेंशन देखे हैं। तो ऐसे में उस बच्चे को भी बहुत सारे डायमेंशन सिखाए जाएं, और फिर जब राजा जाए तो वही एक चुनाव करके चला जाए कि ये बच्चा अच्छा है, इसमें इतना लंबा चौड़ा झंझट ही नहीं है। एक ही समय पर अगर ऐसे ही देखिए, आपने जहां तक मैं समझ पाया, ठीक है, आपने कहा कि दलाई लामा का उनका एक उदाहरण देकर के कि भारत में वो धर्मगुरु या ज्योतिष की सहायता से, उन लोगों की सहायता से चुन लिया जाएगा, बड़ा आसान होगा ये। लेकिन सुनने में ही मतलब अभी ये आसान लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस योग्यता की आप बात कर रहे हैं, अगर एक ही समय पर समान योग्यता के बहुत मतलब एक से ज्यादा अगर पात्र हुए, तो वहां पर भी क्या ये राजनीति नहीं होगी कि नहीं कुछ लोग किसी नहीं एक को नहीं चुनेंगे, दूसरा नहीं दूसरे को चुनेंगे? नहीं नहीं वो कैसे नहीं होगी? अब हम जी। मैं थोड़ा सा इस संबंध में बात बता देता हूं। जैसे हिंदुस्तान जी। में आईएएस की परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा के लिए करोड़ों लोग जो हैं इसकी वो करते हैं तैयारी, चुने जाते हैं दो ठीक चार है। सौ अब बाकी लोग बिल्कुल एक तरीके से मतलब कहते हैं जिनका जो मेन में पहुंच के या फिर इंटरव्यू में पहुंच के फेल हो गए, उनको चपरासी की भी जॉब नहीं मिलती। ये अन्याय है, ये अन्याय बिल्कुल है। अन्याय है। मेरा मानना है कि कम से कम जो मेंस में या जाके या उसमें जाके जो इंटरव्यू में जाके फेल हुआ है, उसे कम से कम मैनेजर की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। ठीक है। बिल्कुल। उसी प्रकार मेरा मानना है कि जब ये बच्चे होंगे तो वो जो राजा एक चुना जाएगा, तो बाकी बच्चे कोई खाली बैठे वहां समोसे नहीं खाते रहेंगे। हम्म। एक एक बहुत लंबी और व्यवस्था होती है। शहरों में आईएएस के रूप में उनसे काम कराया जा सकता है, अलग अलग तरीके के मंत्रिमंडलों में उनको रखा जा सकता है, और उनके अंदर एक पारिवारिक सोच भी पैदा करना, वो मेरे जैसे लोगों का काम होगा। अध्यात्म जैसे मैं सच बताऊं, हमारे यहाँ आओ कभी देखो आके, हमारे यहाँ ये 10 बच्चे रह रहे हैं। निश्चित ही सबकी अलग अलग योग्यता है, लेकिन कोई छोटा बड़ा मैंने नहीं बना रखा है, ना ही कोई छोटा बड़ा महसूस करता है। अगर कोई करने भी लग जाता है तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उसके अंदर से वो चीज दूर करूं। अगर कोई अहंकार में आ जाता है तो अहंकार गिराना भी मेरा काम है। किसी की आत्मा मरने लगे तो उसको ऊंचा उठाना भी मेरा काम है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं अगर एक वक्त में वहां 50 बच्चे चुन के आ गए और 50 में फिर राजनीति होगी कि हम जल्दी पहुंच जाएं, वो वाला व्यक्ति तो राजा का अच्छा है तो हम उसकी हत्या कर दें। नहीं नहीं, असल में 50 लोग जो हैं वो अपने में इतने बिजी रहेंगे और चीजों में कि उनको इस चीज के लिए समय नहीं मिलेगा। मैंने उनको बहुत सारे कलर में जीने के लिए भी तो बात कही, जरा उस पर भी तो सोच के देखो। वो केवल अहंकारी नहीं हो जाएंगे।
जी। उनको 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 अच्छे गुरुओं की संगत में, ऐसे लोगों की संगत में पाला जाएगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूं, मैं अपने में अपनी, क्यों देखो एक धार्मिक और बात है, हमारे भारतवर्ष में इन चीजों का बड़ा जिक्र हुआ है। उन्होंने कहा सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया। जी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सुख बताए गए, उसमें एक सुख ये बताया गया कि आपकी योग्यता के अनुसार ही आपकी आय का स्रोत जो आपको मिल जाए, यानी आप में जो आप योग्यता है उसी के अनुरूप आपको कार्य मिल जाए, ये भी एक सुख में आता है। तो जैसे हम्म। मैं हूं, मैं अपना जो जीवन जी रहा हूं, मैं यही मेरी योग्यता थी, मैं बहुत आनंदित हूं। आप मेरे सामने राजा की कुर्सी भी रखे, मैं इनकार कर दूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से वो हो चुका हूं। जी। तो अगर किसी व्यक्ति की आत्मिक रूप से ही वो तैयारी हमने की है, तो एक व्यक्ति बहुत सेटिस्फाई हो सकता है। जैसे हमारे परिवार में जो काम होना है वो काम होना है, वो यहाँ पे मौलिक कर दे, बीडी कर दे, सीताराम कर दे, दिव्या कर दे, नियति कोई भी कर दे, हमारे यहाँ काम से मतलब होता है, वो कौन करेगा इससे मतलब नहीं होता। हम्म। कोई काम, मतलब मैंने यहाँ पे कम से कम बच्चे हमारे सब ऐसे हैं, आप बर्तन धोने से लेके, खाना बनाने से लेके, और यहां बैठ के प्रवचन देने तक का काम कोई भी कर सकता है। बताओ कल से शुरू कर दूं? जी। मतलब वो ऐसे नहीं समझना कि सखा का काम ही है ये मुंह बजाना। अरे भाई कोई भी बजा सकता है, हम्म। सबको सब समझ है ये बात। और देखो कमाल की बात है, मैं ये कर रहा हूं तो इससे उन्हें कोई जलन भी नहीं। जी। तो यहां पे एक ऐसा परिवार है, उसी तरीके से उन लोगों की ट्रेनिंग भी ऐसे बहुत से माहौल में की जाएगी, जिसके तहत अगर वो राजा नहीं बन पाए तो कोई सेनापति बनेगा, कोई और चीज बनेगा, क्योंकि उनमें कमांडिंग पावर है। तो उनको ऐसे कमांडिंग जॉब दिए जाएंगे कि ये बेहतर करना है आपको। मतलब मैं तो सच बताऊं, राजा को तो सिर्फ राजा के रूप में एक व्यक्ति जरूर है जहां से एक चीज जारी हो, लेकिन राजा का जो जॉब हो ना, वो सबसे सबसे कहना चाहिए ऐसा हो कि जिसमें उसे मजा ना आ रहा हो। जी। एक राजा से ज्यादा मजे जो है वो डीएम लेता है, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। हम्म। एक डीएम ज्यादा आनंद उठाता है एक पीएम की बजाय। तो जो आप ट्रेनिंग या ज्ञान देने की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को इस तरह से शिक्षा दी जाएगी, इस ज्ञान के लिए मतलब पूरे देश की आप कल्पना करते हैं कि पूरे देश की जनता कोई भी चाहे तो इस ज्ञान को ले सकता है, या पूरे देश की देखो, जनता को आप ज्ञान दे पाएंगे, या फिर आप कुछ लोगों को चुनेंगे, तो कुछ लोगों को अगर चुनेंगे तो वो किस आधार पर, क्या जनता का मन होगा इसमें, या फिर आप ही किसी ज्योतिष की मदद नहीं से नहीं या धर्मगुरु ही चूज करेगा नहीं कि नहीं किसको ज्ञान देना है किसको नहीं? नहीं नहीं, सिंपली ज्योतिष की मदद से। ज्योतिष की ज्योतिष एक विज्ञान के साथ साथ एक गणित भी है। आप थोड़ा समझो, विज्ञान हम्म। और गणित। विज्ञान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ज्योतिष, देखो पहले या तो विज्ञान के संबंध में एक बात बता दूं। विज्ञान जो है उसका उसका मतलब होता है रिसर्च। हम्म। रिसर्च यानी कि कुछ था जिसे दोबारा खोज लिया गया। तो परमात्मा ने जो जीवन का निर्माण किया, इसमें बहुत से रहस्य छुपा के रखे। जब उन रहस्यों को कोई खोज लेता है तो एक तरीके से रिसर्चर कहलाता है। कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ खोजता है, कोई आनंद की दृष्टि से कुछ खोजता है, तो खोजी एक रिसर्चर कहलाते हैं। उसी तरीके से परमात्मा ने जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गुण गुण दिए होते हैं। उस गुण को विज्ञान के तरीके से मैंने कहा कि आपका जीन कोड पढ़ के बताया जा सकता है कि आपका शरीर कितना कैसा होगा, स्वस्थ होगा, बीमार होगा। तो उसी तरीके से ज्योतिष भी एक गणित था। अब गणित क्यों बोल रहा हूं? एक तरफ तो ज्योतिष रिसर्च है जिसने परमात्मा की सर्च को खोज लिया, दूसरी तरफ गणित इसलिए कह रहा हूं, और गणित होने का मतलब होता है कि 2 दूनी 4 ही होगा। ये काव्य नहीं है, ज्योतिष काव्य नहीं है। काव्य और सांख्य में एक चीज का अंतर होता है। काव्य का मतलब होता है कि 2 रुपए की चीज
अगर किसी का दिल आ गया तो 2 लाख की भी खरीद सकता है। लेकिन सांख्य का मतलब होता है 2 रुपए की चीज 2 रुपए की, यानी कि इसमें कोई भूल चूक की गुंजाइश नहीं है। तो ज्योतिष का जो भी हमारे देश में लोग ज्योतिष के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो उनकी नॉलेज हम्म। अपने तरीके की, जो टॉप के नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, अगर उनको उनको सीधे सीधे पूछा जाए कि आप नक्षत्र बताइए, तो सभी लोग बता सकते हैं कि ये नक्षत्र आज है। तो इसमें कोई हिडन बात नहीं होगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमरे में बैठ के गुप्त रूप से कि हमारे मामा का लड़का पैदा होने वाला है उसको रख लें। ये टुच्ची सोच, अगर इतनी भी किसी की सोच आती है तो फिर तो बात ही गड़बड़ हो गई। इतनी जिसके अंदर सोचने की बुद्धि है, जो मेरे ऊपर संदेह उठाए, तो वो तो फिर अभी लोकतंत्र पे संदेह उठाए जिसमें तमाम खामियां बिल्कुल। हैं। तो स्वामी जी, अब थोड़ा व्यावहारिक तरीके से अगर हम बात करें फिर वर्तमान की, ठीक है, अगर इसमें बाकी का क्या कमियां रहेंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे, उनकी तो चलिए बाद में भी बात हो जाएगी कि उनका समाधान क्या निकाला जाएगा। लेकिन अब इसको शुरुआत करने के लिए भी अभी तक तो ये विचार है जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं बिल्कुल लोगों अभी के विचार सामने, है। अब इसको व्यावहारिक रूप में लाना है। तो अगर दर्शक या जो देश की जनता आपको सुन रही है, फॉलो कर रही है, वो चाहते हैं कि अब इस पे काम ही किया जाए, अब काम करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, इसको अगर व्यवहारिक बनाना हो तो? देखो, मैंने पहले स्टेप पे काम शुरू कर दिया। मैं बहुत स्पष्ट बात जी। बता रहा हूँ, बहुत स्पष्ट। हम्म। मैंने काम शुरू कर जी। दिया 8 PM परिवार के रूप में। अब 8 PM जी। परिवार को मैं होली तक थोड़ा सा अभी ढीला ढीला रहेगा। ढीला ढीला इसलिए क्योंकि मौसम आ रहा है, कुछ मुझे और जर्नी भी करनी है। फिर जी। होली पे भी मुझे, क्योंकि मेरी पत्नी विदा हुई थी, तो मुझे होली पे भी अपने अंतिम क्रिया निपटानी है। तो क्योंकि पहली क्रिया मैंने की थी, इसलिए अंतिम भी मैं करूंगा। तो जी। मुझे अभी एक तरीके से कह सकते हैं हम होली तक व्यस्त हैं, यानी कि 20 तारीख तक। और लगभग यही समय हम्म। लग जाएगा जो हमने ऐप वगैरह के लिए कहा है उसको भी आने में। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी सीधी सी तैयारी है। हमारी सीधी सी तैयारी है कि 8 PM परिवार को हम बड़ा करें, और इतना बड़ा जी। करें कि इसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़ें। और 8 PM हम्म। परिवार को इतना बड़ा करें कि 8 PM परिवार में एक बार भी हम हम नेता और मंत्रियों से मांगने नहीं जाएंगे कि हमारी ये समस्या है। जैसे समझ लो, हमारे अगर 1 लाख लोग हो गए, तो अभी टुकड़े कर देंगे हम, जैसे कि 100-100 लोगों के ग्रुप बना देंगे। 100-100 लोगों के ग्रुप इजिली बन सकते हैं। उनके ग्रुप बनाने के बाद उन ग्रुप में से पर डे कहा जाएगा कि आप अपनी एक समस्या भेजिए। उनमें से फिल्टर करके जी। कि इतने लोग इतनी समस्याओं को कैसे देखें। तो 1 लाख का अगर परिवार हो तो बहुत सी समस्या हम घर में ही निपटा सकते हैं। तो पहले मैं चाहता हूं कि हम 8 ईयर परिवार को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करें दुनिया के आगे, कि एक ऐसा परिवार है जो अपनी अपनी सारी समस्याएं निपटा लेता है, चाहे वो फाइनेंशियली होंगी, चाहे वो इमोशनली होंगी, चाहे वो पारिवारिक होंगी। हम 8 PM परिवार को इस जी। रूप में भी देखते हैं कि हमारी शहर के बीच में एक ऐसे लोगों की टीम हो जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिक भी हो, जिसमें कुछ सोशल हो, जिसमें कुछ फाइनेंशियल रिच हो, जिसमें कुछ अच्छा काम करने वाले हों, ताकि अगर किसी के घर में कोई दिक्कत आ गई है तो वो लोग वहां भी जाके पूछ के आए कि भैया कोई दिक्कत चल रही है तो बताओ। हम्म। ऐसे करके एक परिवार का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें 1 घंटे की बकबक तो मैं ही करूंगा आके 8 बजे, और लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके जी। की समस्या कैसे दूर की जाती है, और बहुत आसानी से दूर की जा सकती है। और ऐसे में जी। अगर हम करोड़ों लोग ऐसे धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा था कि 1 लाख की संख्या जब हो जाएगी और 1 लाख लाइक कमेंट शेयर लोग करने वाले हो जाएंगे, तो हमारी इतनी सामर्थ्य हो जाएगी डिजिटली कि हम प्रतिदिन 1 लाख रुपया किसी एक व्यक्ति की मदद कर सकें। अगर सोचो 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की मदद करने लगा ये संगठन, तो ऐसा नहीं होगा कि 100-200 दिन बाद जो है इसमें करोड़ों लोग जुड़ जाएं। बताओ, क्या अगर अगर 1 लाख रुपए की पर डे मदद करने लगे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि 100 दिन बाद जो है जी। करोड़ों लोग इसमें जुड़ जाएं। और जब करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे, 1 करोड़ हो जाएंगे, तो 100 लोगों को प्रतिदिन 1-1 लाख दे सकते हैं। तो अगर जिस दिन हमारे पास इसी 8 PM चलते चलते इतनी बड़ी संख्या हो गई कि हम हर घर में हुए,
हमारी संख्या 10-20 करोड़ पार कर गई। और इसमें अगर 10-20 करोड़ की बात करें, जिस तरीके के प्लान को लेकर चलते हैं हम, अगर बात करें तो ज्यादा समय नहीं लग सकता, 3 या 4 साल, 3-4 साल बाद फिर हम कह सकते हैं कि फिर ये लोक राजतंत्र की बात हम करेंगे। लोकतंत्र के तहत फिर हम एक व्यवस्था गढ़ेंगे कि ये गांठो और एक ऐसा व्यक्ति चुनो जो पूरे तरीके से फिर जो है देश के हित के लिए नीतियां तैयार करे। और वो व्यक्ति इतना जिद्दी भी बनाएंगे बिल्कुल कि वो उसी दिन कह दे कि जितना लोन है जाओ, देते ही जी। नहीं, जो विश्व बैंक का लोन है उसी दिन निपट जाए। जी। अच्छा स्वामी जी, एक एक अहम जो है एक सवाल कह लीजिए, या इस पर एक चैलेंज जरूर आएगा, क्योंकि जो जनता चाहे अभी भी देख रही है, भारत में एक बहुत बड़ी ग्रुप ऐसा भी है जो जाति धर्म के नाम पर, चूंकि बटे हुए तो सब लोग हैं, लेकिन एक जो होता है ना कि दलितों पर, ये जो सवर्ण की एक दलित शूद्र, वो जो 4 वर्ग बांटे हुए हैं धर्म के अनुसार, तो अब उसमें जो अपने आप को कैटेगरी में रखते हैं, तो संविधान में इतनी ज्यादा आस्था है एक पूरे वर्ग की, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दी, तो उनको मानते हैं कि हाँ, उन्होंने जो हमें वोट देने का अधिकार दे दिया, ये एक ऐसा मतलब भगवान बन करके हमें एक ऐसा अधिकार दिया है जो शायद जिसने ही हमको यहाँ तक लाए हैं, वरना हमारी जो एक छुआछूत जैसी समस्याएं पहले रहती थी, तो उनसे छुटकारा दिला दी बाबा साहब अम्बेडकर ने। अब अम्बेडकरवादी खासकर वो लोग आपको सुन रहे होंगे, अब आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिष का संबंध तुरंत धर्म से आ जाता है, धर्म का मतलब आप कह रहे हैं कि जन्म से ही पहचान लिया जाता है कि कौन ज्ञानी है कौन नहीं, जबकि कर्म से इंसान को निर्धारित करना चाहिए कि हाँ कौन महान है। यहाँ पर इसको कैसे आप सुलझाएंगे उन लोगों के लिए जो लोग, अगर आपको ये समझते हैं कि धर्म के नाम पर कैसे हो सकती है राजनीति, देखो, हमारा अधिकार मारने का कार्य कैसे पहली हो बात सकते तो हैं? पहली बात जी। तो मेरे संबंध में कोई ये सोचे कि मैं छोटी बड़ी सोच रखता हूं, तो उसको पहले तो मेरे परिवार में आके रहना चाहिए कुछ दिन। हमारे परिवार में इतने बच्चे रहते हैं, सच बताएं मैंने आज तक किसी की जात नहीं पूछी, लेकिन इसमें एक आध जो है वो निम्न वर्ग से भी होगा, एक आध उच्च वर्ग से भी होगा, मुझे पता नहीं, मैंने पूछी नहीं आज तक। आज तुम कह रहे हो तो मैं पूछूंगा किसी वक्त कि भैया बताओ तुम लोग कौन कौन सी जात के हो, ये तो बता दो, क्योंकि हमें तो एक ही एक नाम मालूम होता है ऊपर ऊपर, वो भी ऐसे नाम मालूम होते हैं, किसी का सन्यास नाम पता है, उसका असली नाम क्या है वो पता ही नहीं है। अच्छा खैर, दूसरी चीज ये कहूं कि अगर कर्म की बात करें, मैं मेरे पिताजी से एक बार मेरी छोटी सी चर्चा हुई थी, तो मेरे पिता ने कहा था देखो अच्छे काम करने वाला भगवान होता है, ये मेरे पिता की फिलॉसफी। तो मैंने कहा था जी जब भगवान हो जाता है तो अच्छे काम होने ही लगते हैं, ये मेरी फिलॉसफी। जी क्योंकि अच्छे काम करके भगवान होने का मतलब है अच्छे कामों की पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर उन लिस्टों को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, टिक मारने पड़ेंगे, और जनता को बताना भी पड़ेगा देखो देखो हम अच्छे काम करते हैं। सच बात तो यह है कि अच्छे काम कर करके जो भगवान बनते हैं वो नैतिक हैं, और वही नैतिक लोग तुम्हें ठगते हैं, जो नेता बनते हैं तुम्हें सामने अच्छे अच्छे दिखा के आते हैं, जबकि भगवान जो होता है वो तो हो जाता है, फिर उससे गलत काम होते ही नहीं। जैसे छोटी देर की बात कहें कि वाल्मीकि के संबंध में बात है, वाल्मीकि डकैत थे, फिर एक घटना घटी और उसके बाद उनके अंदर भगवत्ता आई। वाल्मीकि के उस राम राम की मरे मरे की घटना के बाद से जीवन में कभी वाल्मीकि ने कुछ गलत किया हो बता दो, बताओ, आवाज खोल लो। बिल्कुल नहीं किया। उसने किया। और देखो तुम अभी आवाज बंद कर रहे हो क्योंकि कुछ लोगों ने पिछले दिन कमेंट्स में लिखा था कि सुमित जी पीछे भैया बच्चे बच्चे की आवाज आती तो अपना साउंड बंद कर दिया करो। अब ये इस समय कुछ ज्यादा ही बात चल रही है सुनो, जी। अब सुमित ने आज ये बंद किया इसलिए ताकि लोगों ने ये कहा, अब लोगों के कहे पे सुमित ने किया तो ये नैतिकता हो गई, ये नैतिकता हो गई सुमित। मैं ये कहता हूं कि हम जैसे हैं उसे स्वीकारो। मैं आज से 10-12 साल पहले वीडियो में आता था तो मेरी कभी आवाज सही नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं, सिस्टम नहीं होता था, तो जैसा है वैसा स्वीकारो। आज मेरे पास व्यवस्था वैसी है तो वैसा भी कर लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें इस समाज को ऐसा निर्माण करना है जिसमें सहजता से यात्रा हो, और ये धर्म की खूबी है। ये मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो हिंदू मुस्लिम कराता है,
मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से था। सनातन का मतलब ये हिंदू नहीं है, ये ध्यान रखें। मैं सनातन बोल रहा हूं तो कई लोग समझने लगे फिर हिंदू धर्म की बात करने लगे। सनातन का अर्थ है जो सदा से था, जो परमात्मा ने ही दिया। अब सनातन के तहत तो वाल्मीकि संत हुए, और वाल्मीकि दुनिया के ऐसे संत हुए जिनकी वाणी से राम पैदा हुए। मैं एक बार एक वाल्मीकि मंदिर में गया, जाता था, वहां के लोग मुझे मानते थे। मैं वहां बैठा हुआ था तो वाल्मीकि दिवस आया, तो मैंने उनसे कहा कि ये वाल्मीकि दिवस आया है तो इसमें तुम लोग क्या करते हो, राम की मूर्ति की पूजा करते हो नहीं करते हो? अरे बोले कैसी बात कर रहे हो स्वामी जी, वाल्मीकि दिवस पर राम की पूजा क्यों होगी? तो मैंने कहा यार एक बात जी बताओ, राम के बारे में ही वर्णन करके और राम को ही अपनी वाणी से पैदा करके ही तो वाल्मीकि ने इतना सम्मान बनाया कि आज उन्हें दुनिया जानती है। तो राम को तो यहां होना चाहिए। और अगर वाल्मीकि मंदिर में राम नहीं है तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो राइटर है उसकी सबसे अच्छी पुस्तक जिसके कारण वो दुनिया में जाना जाता है, वो पुस्तक वहां नहीं है। ये तो गलत बात है, नहीं है? और राम के मंदिर में बिल्कुल वाल्मीकि नहीं है तो मैं तो इसको भी बुरा मानता हूं कि जी जो राम वाल्मीकि की ग्रंथ से रियल जिंदगी में आए, उनके मंदिर में वो हम्म ग्रंथ नहीं है जिससे वो बाहर निकले। ये तो ऐसा है जैसे कोक की हत्या कर दी। जी तो वो मेरे अब यही, अब सेंटेंस इतने से काट लो तो हिंदू नाराज हो जाएगा, इतने से काट लो तो वाल्मीकि वाले नाराज हो जाएंगे। जी लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे सब लोग दिल से सुनो। मैं क्या कह रहा हूं, वाल्मीकि को राम से अलग कर देने का मतलब है कि राम भी अधूरे और वाल्मीकि भी अधूरे। जी तो सनातन धर्म की अगर बात करते हो, सनातन जो सदा से था, बार बार कह रहा हूं, सनातन का अर्थ हम्म जो सदा से था, जो सदा से ही धर्म था, उस धर्म में हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हम्म हमारे देश में कितने सारे संत पैदा हुए जो जो शूद्र थे, हम्म जो शूद्र जाति से आते थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी वो किसी ब्राह्मण से कम नहीं थी। रैदास जी ना, आप देखो ना उनको, अब माना नहीं माना। तो पहली बात यह है, ये जो छोटी सोच बनाई गई है, और ये छोटी सोच सिंगल साइडेड नहीं बनाई गई, बुरा नहीं मानिएगा, अंबेडकर को सुनने जी वाले भी सुन लें, ये छोटी सोच हम्म उन्होंने नहीं बनाई, तुमने भी बनाई। मेरे साथ एक लड़का रहता था, वो जाति से चमार था, जाति से, जी और हम्म बहुत खुशनुमा लड़का था। तो उससे एक दिन किसी ने कहा कि अगर हम तुझे चमार कहते हैं तुझे बुरा क्यों नहीं लगता? उसने कहा ये तो जी एक संबोधन है, जब ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने से बुरा नहीं लगता तो हमें चमार कहने से बुरा क्यों लगे? बिल्कुल और जो व्यक्ति ऐसा बात कर सकता है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने से बुरा नहीं लगता तो हमें चमार कहने से क्यों बुरा लगे, वो ब्राह्मण हो गया, बिल्कुल उसने ब्रह्म ज्ञान पा लिया। अब इसके लिए कोई मां की कोख जरूरी है कि इसके लिए समझ का होना? मैं तो इस देश से अगर जाति मिटाने की बात आए ना, मैं तो सबसे पहले ये जी ये जो बेवकूफियां जो हैं पहले इन पे प्रहार करूं। मैं सबसे पहले अपने जीवन को ऐसा प्रकट करूं जहां पे जाति आती है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई मुझे एग्जाम्पल मान रहा है तो हम्म मेरे जीवन को देख के वो उस चीज को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकता है। मेरे पास हर तरीके के लोग रहे। मैंने पहला चुनाव जो लड़वाया था, वो जिस लड़के को लड़वाया था उसका नाम था संगपाल जी गौतम। अब गौतम कौन हो तुम समझते हो? जी जी मैंने उसको लड़वाया था चुनाव। मेरे साथ लड़के रहा करते थे, इंद्रजीत सिंह, मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसको जो ये बोलता था चमार कहने से चमार, इंद्रजीत सिंह, राजकुमार अच्छा अच्छा गौतम, संगपाल गौतम, ये वो लोग थे जो मेरे यहाँ जब मैं रेस्टोरेंट चलाता था तो बैठते थे, वो मेरी गद्दी पे बैठ जाते थे जहां मैं बैठता था। मैंने तो कभी भेदभाव किया नहीं जीवन में। मेरा नाम अगर कोई पूछे, अगर मैं स्वयं ना बताऊं तो कोई बता ही नहीं सकता कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, ऊंची जाति का हूं, नीची जाति का हूं, क्या हूं, सखा हूं, बताओ अच्छा क्या है मेरी जात?
मैंने तो मिटा के फेंक दी। बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। इंसान होना हम्म। पर्याप्त है, जाति का क्या करेंगे? तो ये जाति वगैरह ना, ये लेकिन दुखी समाज में देखिए दुखी अब लोग हैं। चूंकि सब लोग सखा तो नहीं है, मैं फिर तो कह रहा हूं, अब मैं फिर कह रहा व्यवहारिक हूं, रूप में ये समस्या तो है। देखो मैं सुनो, ये जी। समस्या पैदा की जाती है, इस समस्या को दूर भी किया जा सकता है। जिस तरीके से इस समस्या पैदा की गई है, उसे हम्म। रिवर्स करके इसे दूर भी किया जा सकता है। मैं ऐसे इसको दूर कर सकता हूं कि मैं ये कह दूं कि तुम प्रेम करोगे तो जाति जिसने लगा रखी है अपने नाम के आगे, उसके प्रेम विवाह की अनुमति नहीं मिलेगी। तो बेटा जब किसी से प्रेम हो जाता तो तुम जाति सब मिटाने के लिए तैयार हो जाते हो। सही बात। मेरे पास तो ट्रिकें थोड़ी अलग टाइप की हैं। किसी व्यक्ति को सरकारी जॉब तब मिलेगी जी जब वो जी। जाति से मुक्त होगा। सरनेम हट जाएगा उसका। हाँ, जी। जैसे जेम्स वॉर्ड 007, ऐसे सखा 008, 009, बिल्कुल। आगे कोड डाल जैसे देने जाति चाहिए। से आगे बढ़े चूंकि तो फिर धर्म भी तो जाति से थोड़ा ऊपर उठे हैं सखा जी, तो धर्म भी अब देखिए चार भारत में। अब मुस्लिम कहाँ ज्योतिष में विश्वास रखेंगे? देखो मैं एक बात आपको बता दूं, मुस्लिम भी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, सिख भी रखते हैं, ईसाई भी रखते हैं, सब रखते हैं। और दूसरी बात मैंने ये क्या कही, मैंने पहले ये कही कि इतने विश्वासों की मैं हम्म। बात करूंगा, उससे पहले मुझ में तो विश्वास रखते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब मैं इस सखा परिवार को इतना बढ़ा के जी। दिखाऊंगा कि मैं यहां विश्वास से नहीं जोड़ूंगा, मैं तुमसे अपने परिवार की तरह जोड़ूंगा। मैं परिवार की तरह तुम्हारे साथ संबंध रखूंगा, परिवार की तरह तुम्हारी समस्याओं दूर करने के लिए समाधान दूंगा। और जब मैं परिवार की तरह होऊंगा, परिवार जितना बड़ा होता जाता है उतनी ये बेवकूफियां मिटती जाती हैं। जी। सभी मजहबों में एक बात लिखी हुई है गौर, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, जिसमें जो अच्छा है वो ढूंढ लिया जाए। अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि हिंदू धर्म जी। की जो है इस चीज को लिया जाए, तो मुस्लिम धर्म की भी कई अच्छाइयां हैं, उनको भी लिया जाए। और मैं धर्मों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं मनुष्य जाति ने जहां जहां जो अच्छी खोज की है उनको लिया जाना चाहिए। बहुत सी अच्छी खोजें, बहुत, जैसे मैं एक तुम्हें छोटी बिल्कुल। सी चीज बताऊं, गांधी ने एक बहुत अच्छी खोज की थी जिसपे आज तक कभी जी। चर्चा नहीं हुई। गांधी की एक ऐसी खोज जी। थी, जैसे कई बार लोग पूछते गांधी में यार ऐसा क्या था कि गांधी के संग लोग जो जुड़ते थे वो डंडे भी खा लेते थे फिर भी हिंसा नहीं दिखाते थे, ये तो बड़े ध्यानी टाइप के लोग थे, ऐसा मुझसे पूछते हैं लोग। हम्म। मैं कहता हूं गांधी ने एक ऐसी चीज खोजी थी जो आज तक दुनिया का कोई संत नहीं खोज पाया। और गांधी ने वो चीज खोजी थी चरखा। अगर जी। 8 घंटे तक तुम्हें चरखा काटने को दे दिया जाए, जिसपे तुम्हें सूत देखना है, च, चलाना है सही से, हम्म। सूत की तरफ निगाह रखनी है, एक ही बराबर सूत निकलना चाहिए, 8 घंटे तक अगर तुम ऐसा करो तो दुनिया का बेस्ट मेडिटेशन है, और दुनिया का पहला मेडिटेशन है जिससे धन कमाया जाता है। वाह। इस पे चर्चा ही नहीं बहुत हुई आज शानदार। तक। 8 घंटे का मेडिटेशन और उसके साथ चरखा, तुम्हारे अंदर वो मानवता जन्मती है, तुम्हारे अंदर वो पीस जन्मता है कि रात को तुम्हें शांति से नींद आती है, तुम्हारे चित्त की हिंसा खत्म हो जाती है, तुम किसी को मार नहीं सकते। गांधी ने ये जो खोजा, मैं तो कहता हूं आने वाले समय में ऐसे आश्रमों का, ऐसी जगहों का निर्माण होना चाहिए। देखो टेक्नोलॉजी की जरूरत अमेरिका को हो सकती है क्योंकि वहां बच्चे कम हैं और उन्हें काम बहुत कराना है। भारत में बच्चे बहुत हैं, यहां टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां तो मैं समझता हूं कि किसी को फौज में भर्ती करो ना करो, लेकिन हर घर में कम से कम हर व्यक्ति को 4 घंटे तो चरखा काटना चाहिए, ऐसा एक नियम होना चाहिए कि हम आपसे इतना जो है सूत लेंगे, आपको महीने में इतना सूत हमें देना है। और पूरा जी। हिंदुस्तान में हर घर 4 घंटे अगर चरखा काट ले तो इसमें एक प्रेम भी जन्मेगा और बहुत बड़ा व्यवसाय भी जन्मेगा। निसंदेह। मैं तो कहता हूं कि जो औरतें बहुत, अब लोग कहेंगे जो अमीर हो गए वो क्यों काट लें,
अमीर पैसे के लिए ना काते, अमीर मेडिटेशन के लिए काते। 10-10 दिन के लिए विपश्यना करना जाता नहीं जाता है। जो 10 दिन के लिए विपश्यना करना जाता है वो मुझसे, मैं उससे कह रहा हूं तू 8 घंटे का चरखा काट ले, विपश्यना से ज्यादा गहराई ना आए तो मुझसे कहना। और जो सूत निकले उसको मेरे चरणों में चढ़ा देना कि समझो भगवान को दे दिया। ये डोनेशन हो गया। भाई पैसा बहुत है तो पैसे के लिए मत करो, डोनेशन के लिए करो। भाई साहब, गांधी ने वो ट्रिक खोजी थी। गांधी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन गांधी ने जो ट्रिक खोजी थी, आज मैं कहता हूं गांधी, मतलब गांधी खाद की बात कर रहा हूं, खादी ग्राम उद्योग की। खादी ग्राम उद्योग एकमात्र उद्योग है इस देश का जिसको अगर मेरे तरीके से मैनेज किया जाए तो मैं गांधी ग्राम उद्योग से जो है वो ये समझ लो कि देश की 10% अर्थव्यवस्था सिर्फ इस सेक्टर से कमा सकती। देश की 10%, यानी कि लगभग साल का 2 लाख 2.5 लाख करोड़, 2-2.5 लाख करोड़ मात्र खादी से कमाया जा सकता है। लेकिन हम अपनी शक्तियों को पहचाने तब ना। हम तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करने की जगह मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना कर दिया हमने। जी। अच्छा स्वामी, जब इसमें योगदान भी आजकल के हमारे धर्म गुरुओं का भी तो बहुत बड़ा है, और उसमें कुछ दर्शक भी क्वेश्चन डाल रहे हैं, मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। ये बोल रहे हैं कृपया कि सखा जी आग्रह है कि इन गुरुओं से प्रश्न पढ़ना एक क्वेश्चन आपके अनुमति तो देखिए, सखा जी आग्रह है कि इन गुरुओं से प्रश्न करें ताकि मास में लोग जाग सकें। इन गुरुओं से पूछें कि वो ये जो टीका है उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या उनके उसके इंग्रेडिएंट पता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे स्वामी सखा जब खुल करके सामने आ सकते हैं तो बाकी के धर्म गुरुओं को किस बात का डर है। अगर ये भी दिशा देने लग जाए सखा के साथ या सखा की ही तरह, तो देश में जल्दी परिवर्तन आ सकता है। क्या वजह है कि ये लोग आगे नहीं आना चाह रहे? देखो, जो मैंने अभी बात कही थी नेताओं के लिए, वही इन बाबाओं पे भी लागू होती। ये सब भयभीत हैं। इन्हें बाबा क्यों मानते हो? इनको किस बात का डर? इन्हें देखो, सुनो मेरी बात सुनो। लाल कपड़े पहन के जो बाबा बन जाता है और तुमसे कहता है बाबा हैं, मैं उसे बाबा मानने से इनकार करता हूं। कोई व्यक्ति टोपी लगा के मौलाना हो जाता है, दाढ़ी वैसे लगा के रख के मौलाना हो जाता है, उसे मैं मौलाना मानने से इनकार करता हूं। कोई व्यक्ति एक सूट पहन के और वो जीसस क्राइस्ट की किताब पकड़ के खड़ा हो जाता है, उसे मैं पादरी मानने से इनकार करता हूं। सच बात तो यह है, जो बाबा हुआ उसके आवरण में नहीं, उसके आचरण में वो चीजें होती। तो मैं इससे पहले कि उन बाबाओं को कुछ समझाऊं, मैं आप जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि आवरण से किसी को बाबा मत मानना, धोखे में पड़ोगे। ज्यादातर ये सियार हैं जो वो कपड़े पहन के बैठ गए। आप मुझे देखो, मैंने तो वो कपड़े फेंक दिए। अच्छा, क्या एक बात बताओ, सखा के ऊपर एक इल्जाम लगता है कि सखा बहुत चालू आदमी, बहुत तेज आदमी, ऐसा इल्जाम भी लगता है। मैं तो बोल देता हूं, इतने चालू होने के बाद भी मैं अपने जीवन को छुपाता नहीं। मैं हुक्का खोल के पी लेता हूं, मैं सारे तरीके के कपड़े पहन के घूम लेता हूं, हर तरीके का जीवन मैं जी लेता हूं। क्या मैं चालाक हूं कि बेवकूफ हूं? इस पे जरा अभी दुनिया को चर्चा करनी चाहिए। या सरल हूं? 3 चीजों में से एक हूं। या मैं चालाक हूं, या मैं बेवकूफ हूं, या मैं सरल हूं। और मैंने अगर ये उतार रखा है तभी मैं बात कर पा रहा हूं। अगर मैं लाल कपड़े पहन के बैठ के अपने आश्रम को चला रहा होता तो मेरे जो अनुयायी होते वो भी वो होते जो मुझे लाल कपड़े के कारण ही बाबा मानते। ऐसे में मैंने उन्हें अनुयायी को कहीं हमें छोड़ के भाग ना जाएं, हमें वैसी बात ही करनी पड़ती जैसी कि लाल कपड़े वाले कर रहे हैं। लाल कपड़े वाले बाबा वैक्सीन के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो लाल कपड़े वालों से सत्ता बंधी हुई है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु बोल रहे हैं इसके खिलाफ क्योंकि वो बंधे नहीं हैं।
लेकिन कल को जी मुस्लिम सत्ता आ जाए और मुस्लिम सत्ता में वैक्सीन आए तो हो सकता है लाल कपड़े वाले बोलने लगे, फिर वो काले कपड़े वाले नहीं बोलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये बाबा भी जी अपने जी बिल्कुल अनुयायियों बिल्कुल। से बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हैं उस ढोंग के कारण जिस ढोंग को करके इन्होंने अनुयायी बनाए हैं। अगर लाल कपड़े पहनने से मैं लोगों के अंदर बाबा सिद्ध हो जाता हूं तो फिर मैं लाल कपड़े को बचाए रखूंगा, लाल कपड़े के साथ साथ जो जो चीजें होती है वो बनाए रखूंगा। देखो मैंने, सुमित, मुझे तुम कई साल से सुनते हो, तुम मुझे बता दो कि मैंने कभी आवरण से किसी को आकर्षित किया? बिल्कुल नहीं। बल्कि मैंने तो आवरण, जिस प्रकार के भी आवरण में मुझे जरा सा भी लगा कि बंध जाऊंगा, मैंने तुरंत उसको बदल दिया, इवन कि नाम तक बदल दिए। हम्म, तो स्वामी शशांक आनंद, मैंने कहा ये स्वामी स्वामी क्या है, हटाओ यार, शशांक आनंद कर दिया। फिर शशांक आनंद से भी कुछ लोगों को जी कुछ बू आती थी, तो हम्म, मैंने कहा हटाओ यार, सखा कर दिया। अब ये हो सकता है ये सखा का भी हटा दूं कभी, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी तक सखा में कोई ऐसी बुराई नजर नहीं आई। सखा मित्र जैसा हर एक को फील होता है, जी और जो मित्र जी ना हो सका वो गुरु होगा, खाक ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता मैं। जो मित्र भी ना हो सके वो गुरु हो जी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप लोग जो मुझसे कहते हो हम्म, कि वो बाबा भी कुछ कहने लग जाएं, तो पहली बात तो एक बात है कि उन बाबाओं की मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिन जिन आधारों पे उन्होंने अपनी बाबागिरी बना रखी है, मैं उन आधारों को घसीट सकता हूं। एक एक करके हिंदुस्तान के सारे बाबाओं की बातें उठा लो और मैं उसको नीचे से उनके प्लेटफॉर्म को घसीट दूंगा। मैं वास्तव का धर्म और व्यवस्था का धर्म सब बता दूंगा कि असलियत क्या होती है और नकली वाला क्या होता है, असली धर्म क्या होता है, नकली धर्म क्या होता है। मैं तुम्हारे सामने ऐसा समझ लो कि मैं हंस हूं, अगर पानी और दूध में मुंह मार दूंगा तो दूध फट जाएगा, असली अलग चला जाएगा, पानी अलग चला जाएगा। मैं सिर्फ फिल्टर कर सकता हूं, फिर तुम्हारा चुनाव है कि तुम दूध को मानो कि तुम पानी को मानो। मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि पानी को ना मानो और दूध को मानो, वो तुम्हारी मौज है। क्योंकि जिस दिन मैं तुमसे कहने लगा कि इसी बात को मानो, यही चीज जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है, उसी दिन मैं तुम्हारे साथ जो है एक शोषण कर रहा हूं तुम्हारा। मैंने एक ही बात हमेशा कही है, मैं अपना विचार रखूंगा, बिल्कुल। उस विचार में जुड़ना ना जुड़ना आपकी स्वतंत्रता हम्म, है। आप उसके विरोध में हो सकते हैं, लेकिन जब कोई मेरा विरोध करता है तो मैं उससे कहता हूं कि तार्किक शैली में करो, अपने तर्क प्रस्तुत करो और मेरे तर्क भी सुनो। उस तर्क के बाद अगर मैं जी लगूं कि हाँ मैं गलत हूं तो बात करो। बिल्कुल। मैं तो अपने ऊपर प्रश्न उठवाने के लिए ही इतने प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अगर मैं भी सिर्फ ऐसे कहता जी ओम बिल्कुल। बोलो, बस ओम ओम बोलो, तो बहुत अच्छा रहता, बस एक ही बेवकूफियां चलती रहती। ओम ओम का हम्म, त्रिशूल बनवा लेते, ओम ओम की माला बनवा लेते, ओम ओम का एक ब्रेसलेट बनवा लेते, ओम ओम का एक मफलर पहन लेते, उसी की दुकान खुल जी जाती। ओम ओम वाले ऑलरेडी ग्राहक बहुत मौजूद हैं, वो लेने लगते। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी अभी जैसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अब देखो हम्म, बात आ गई, ये कह दूंगा, और ये बात जो अब मैं कह रहा हूं ये बहुतों को अखरने वाली है, लेकिन प्लीज अब मैं कहूंगा जरूर, रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे जी गले तक आ गई है, और मैंने अगर रोक ली तो मुझे हम्म, नीलकंठ होना पड़ेगा, तो मुझे अभी होना नहीं है। जी अभी पैंडेमिक जी चल रहा, पैंडेमिक चल के नाम पे लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। हाँ कोई डॉक्टर अपनी दुकान चला रहा है क्योंकि जी पैंडेमिक में लोगों को शरीर का भय हो गया, तो डॉक्टर खड़े हो गए, बहुत से लोग डॉक्टर आ गए हैं जो पैंडेमिक के विरोध में बोलने लगे, क्योंकि अब वो विरोध नहीं है, वो असल में विरोध के माध्यम से अपनी दुकानें चला रहे। और दूसरे नंबर पे वकील आ गए बहुत सारे, वो भी कह रहे हैं कि पैंडेमिक में आप पे ये हो रहा वो हो रहा, केस करो केस करो केस करो, तो ये भी अपनी दुकान चलाना है। एक मैं ही हूं जो अपनी दुकान छोड़ के इधर आ गया। मैं तो गारंटी से कह रहा हूं जी कि इस समय दो ही तरीके के लोग इस आंदोलन में तुम्हें ज्यादा नजर आएंगे। एक एक जो है वकील, और दूसरे क्या नाम है, डॉक्टर। डॉक्टर। सन्यासी तुम्हें एक ही नजर आ रहा है, वो अपना धंधा छोड़ के आ गया, मुझे क्या जरूरत थी इसे धंधे छोड़ के आने की। बाकी सब अपना धंधा बढ़ा रहे हैं, मैं अपना धंधा छोड़े बैठा हूं और सत्य बोल रहा हूं। अभी 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 मुझे मालूम है फोन आ जाएंगे एक आध मुझे कि स्वामी जी क्या बात बोल दी आपने।
आ जाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन सत्य बात तो यही है ना, अपना अपना धंधा चला रहे हो। क्योंकि तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है? डॉक्टर सिखा रहा है कि इस तरीके से ये चीजें समझो, ये चीजें समझो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और ये कोरोना ऐसा है वैसा है। और तुम्हें वकील सिखा रहा है कि ये केस कर दो, वो केस कर दो, ऐसे केस कर दो, अपनी बात पे लड़ लो। तो दोनों ही लोग अपने आप को सिद्ध करने पे लगे। मैंने किसी हम्म। को सिखाया कि विपස්සना मेडिटेशन करो या ये मेडिटेशन करो, ये भाग जाएगा? अगर मैं बाबा की तरह धंधा कर रहा होता तो मैं कहता ये महामारी का एक ही उपाय है कि 1,000 लोग हम्म। बैठ के ओम ओम करेंगे, जी। ओम, और सामूहिक हम्म। चेतना से। अब मैं इस पे पूरा लेक्चर दे सकता हूं। सामूहिक चेतना से जब परमात्मा जी। का आवाहन होता है तो हम्म। असुर शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। आप सब अगर चाहते हो कि जगत में हम्म। असुर शक्तियों का नाश हो, तो आपको रात 8 बजे सब कार्य छोड़ के, नहा धो के, सफेद वस्त्रों में, शुद्ध वस्त्रों में, अपने सामने ओम का फोटो लगा के, और हजारों लोगों को घरों में एक साथ उच्चारण करना चाहिए ओम का। अब ऐसी चूतिया पे भी तो मैं कर सकता था। हम्म। मैं धरना भी दे रहा हूं, मैं ज्ञान भी दे रहा हूं कि देखो डॉक्टरी वाला ज्ञान ये होता है, शारीरिक स्थितियां ये होती हैं, और मैं कानूनी ज्ञान देने के लिए भी हेल्पलाइन नंबर खोल रखा है। मैं फिर कह रहा हूं, कानूनी एक लड़ाई का ढंग हो सकता है, डॉक्टरी एक लड़ाई का ढंग हो सकता है, मैं उस ढंग के जी। विरोध में नहीं हूं। कई बार लोग समझेंगे मैं उनके विरोध में, पूरे ढंग हो सकता है, लेकिन वास्तव में मैं चारी जो बात करता हूं कि जिसके पास समय हो, जिसके पास समझ हो, जिसके पास साहस हो, जिसके पास सामर्थ्य हो, वही व्यक्ति वास्तव में क्रांतिकारी है। और अभी मैं, अगर बुरा नहीं मानना, जितने भी हिंदुस्तान में क्रांतिकारी हैं इस समय, अभी मैं बोलूं रैंडमली एक टाइम देता हूं कि तुरंत अभी आओ, चलो 2 घंटे के अंदर सब इकट्ठे होते हैं, या चलो एक 24 घंटे के अंदर सब जगह इकट्ठे होते हैं, तो भाई साहब जितने क्रांतिकारी आज चिल्ला रहे हैं क्रांति क्रांति, कोरोना के नाम पे मरे जा रहे हैं दुनिया का हित करने पे, इनमें से एक ही आज पहुंच पाएगा, बाकी सब बोलेंगे किसी को कोर्ट में तारीख थी, किसी के क्लाइंट देखने थे, किसी को अभी कोई शिविर लेना, सब यही उलझे हुए हैं। एक मैं ही हूं जो जो फोकट में खाली बैठा हुआ हूं, भाग जाऊंगा हर जगह। तो नहीं इस स्वामी जी, तरीके। आप कह रहे हैं मैंने धंधा छोड़ के आया, तो आपने कौन सा धंधा, आप अपने आप को एक बार सन्यासी भी कह रहे हैं, आप सन्यासी का पहले तो धंधा कौन सा पहले था देखो और देखो, कौन एक सा मिनट, अब है? एक जस्ट तो जस्ट ए आप फिर मिनट, कौन सा धंधा छोड़ करके आए जस्ट हैं ए अगर मिनट। बाकी के लोग आए हैं? सन्यासी, जी। सन्यासी जब मैं अपने आप को कहता हूं तो सन्यासी वस्त्रों वाला नहीं। मैं सन्यासी की धारणा मेरी सिंपल सी है कि जिसकी नीयत बदल गई। और रही बात धंधे की हम्म। बात कहें, तो निश्चित ही इतना बड़ा परिवार चलाता हूं तो मेरे भी खर्चे होंगे, और खर्चे थोड़े बहुत नहीं है, बहुत हैं। उस सबको चलाने के लिए मैं भी कुछ ट्रीट करता हूं, हम्म। मैं भी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीट और ये सब ट्रीट करता हूं। मैंने धर्म का धंधा नहीं बनाया, लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रीट के लिए कई आते हैं हम्म। मेरे पास भी पेशेंट, मैं उनका अपना इलाज करता हूं। तो मैं लगभग 2-3 महीने से बिल्कुल बंद हो रखा है। सबसे बड़ी बात, मेरी सखा की पाठशाला चलती थी जी। जिसमें लोग मुझे पेड करते थे, मैं 3 महीने से एक क्लास अटेंड नहीं करे हूं भाई। दो हम्म। ढाई 3 महीने जितना भी हो गया, एक क्लास अटेंड नहीं किए। तो धंधा ही तो छोड़ा है ना, इसको धंधा ही तो कहेंगे। और छोड़ा है जी। तो इसका इसका वास्तव में दर्द है कि दुनिया में जो दिख रहा है। देखो मैं एक बात कहता हूं, राज कपूर का एक गाना था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो हम्म। निसार, किसी का दर्द मिल सके हो तो ले उधार, किसी के वास्ते हो हम्म। तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और दूसरे के दर्द लेने की सामर्थ्य तभी आती है जब तुम अपने दर्द जी। से मुक्त हो चुके हो। मैं सच कहूं तो जी। मैं आज की तारीख में, बल्कि जब मैं बेटी का विवाह किया था, दूसरी बेटी का, तो मैं कह सकता हूं कि उसके बाद से मैं पूर्णता मुक्त हूं। मुझे मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत झंझट नहीं। मैं समय भी रखता हूं, समझ जीवन ने बहुत दी परमात्मा ने, और शायद मेरे अंदर ही एक दर्द ये घूमता है कि परमात्मा ने मुझे जो दिया है इसका मैं रिटर्न कर सकूं सोसाइटी को। इसके तहत ही मैं काम कर रहा हूं। सन्यास का ठीक है। लक्षण यही होता है कि अपना जीवन भूल के दूसरों के लिए जीवन जीना, यह भी एक सन्यासी का लक्षण है। और सन्यासी के कई तरीके के धर्म होते हैं, जिसमें हम्म। पहला धर्म उसका होता है सबसे पहले अपनी आत्मा के प्रति,
दूसरा उन लोगों के प्रति जो उसमें श्रद्धा दिखाते हैं, तीसरा उन लोगों के प्रति जिनके बीच में उसका जीवन व्यतीत होता है। तो मैं कह सकता हूं मेरा पहला धर्म मेरे प्रति, जी मैं अपने आनंद की रक्षा करता हूं। दूसरा धर्म मेरा उनके प्रति जो मुझे प्रेम करते हैं, मैं उनकी ग्रो पे काम करता हूं कि उनका आनंद ना भटके। और तीसरा प्रेम मेरा इस जगत के प्रति है जिसके बीच में जी रहा हूं। तो मैं इन तीन प्रेम के बीच में हूं। मेरे लिए ये जी स्वार्थ मान लो, जैसे किसी के लिए धन स्वार्थ हो सकता है, प्रतिष्ठा स्वार्थ हो सकती है, मेरे लिए इन तीन चीजों का रक्षा करना स्वार्थ है। जी ठीक है स्वामी जी। तो अभी चलिए ये तो इस मुद्दे को फिलहाल वहीं पे कम बैक लाते हैं जहां से स्टार्ट किया था। बाकी के जो भी अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, तो हालांकि मैं तो इस बारे में कुछ उनको नहीं देना चाहता, अपने स्तर से जैसा भी कार्य कर रहे हैं वो नहीं नहीं, मैं जनता सब एक मिनट सुनो, समझती है और वो आगे भी समझती मैं रहेगी। एक मिनट, और बाकी का ना मैं समझेगी तो फिर, समझाने के लिए आप मुझे हैं। मालूम था ये चीज जी आएगी, लेकिन मैं भी कह देना चाहता हूं जो जी कार्य कर रहे हैं वो सब ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब देखो एक छोटी सी बात मानना, एक एक डॉक्टर कार्य जी कर रहा है और एक डॉक्टर प्रश्न उठा रहा है कि केवल एलोपैथी ही क्यों महामारी में लड़ रही है, सभी तरीके की ऊर्जा लड़नी चाहिए, कह रहा नहीं कह रहा, ये डॉक्टर प्रश्न उठा रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जी जब ये समस्या विकट है हमारे सामने, तो उसमें लड़ने के ढंग कोई एक नहीं हो सकते, कोई एक ढंग से नहीं लड़ा जा सकता। अगर वकील कहेगा कि केवल और केवल बिल्कुल कानूनी ढंग है, तो मैं कहूंगा वकील गलत है। अगर मैं कहूंगा कि डॉक्टर कहेगा कि नहीं डॉक्टरी ढंग इससे पूरी दुनिया का इलाज करके ये ढंग है, तो मैं कहूंगा ये गलत ढंग है। अगर सन्यासी कोई कहने लगे कि जी नहीं पूरी दुनिया ध्यान करने लगे वही सही ढंग है, तो ये गलत ढंग है। मैं ये कह रहा हूं अपने अपने रोल को संभालते हुए लड़ो, लेकिन ये मत कहो कि उनका रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं खुद कह रहा हूं, मैंने तो आज विदा कर लिया, अभी जी आपके इस आरंभ होने से पहले मैंने शुरू में कहा ना कि भाई ये पैंडेमिक तो चलता रहेगा, हम तो अपने सखा परिवार को बड़ा करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने परिवार को सबसे पहले बड़ा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे। हम तो उस तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। जी हम्म ठीक है। स्वामी जी चलिए, जो निष्कर्ष तौर पर निकला फिलहाल, जिस आप लोक राजतंत्र की बात कर रहे थे, जो कि उसके लिए पूरे 8 PM क्रांति कार्य कर रही है और परिवार बढ़ाने का फिलहाल ये पहला स्टेप है, बाकी के हाँ, पहला कार्य आप स्टेप परिवार पहले से शुरू बढ़ाना। कर चुके हैं। आगे भी आपकी जो भी योजना है जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, फिलहाल इस कार्यक्रम को हम अंत की ओर ले जाएंगे और मैं चाहूंगा कि अंत में जो फाइनल के रूप में आप बता पाएं, क्योंकि कार्यक्रम फिलहाल ये ऑलरेडी लंबा हो चुका है, अगर इसको और जारी रखेंगे तो अगले कार्यक्रम में रख लेंगे, लेकिन फिलहाल अब इसको अगर हमने क्लोज करना है तो अपना एक फाइनल मैसेज के रूप में बता देखो करके स्वामी जी खत्म करें। क्लोज करने में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आजादी की एकमात्र परिभाषा है, पैसे तो परिभाषा में किसी चीज की करता नहीं, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ही यही है कि जब हमें इतनी स्वतंत्रता हो कि हम चाहें तो परतंत्र भी रह सके। स्वतंत्रता इतनी हो कि हम चाहें तो परतंत्र भी हो जाएं। इतनी स्वतंत्रता जब व्यक्ति को होती है, तब वहीं उसकी आत्मा को खिलने के अवसर मिलते हैं। ये जगत भले ही बाहर की कितनी चीजों से बन के खड़ा हो जाए, लेकिन एक गुब्बारा हवा के बगैर नहीं हो सकता, सूरज तपिश के बगैर नहीं हो सकता, चांद चांदनी के बगैर नहीं हो सकता, उसी प्रकार ये मनुष्यता का आनंद आत्मा के बगैर नहीं हो सकता। आत्मिक उन्नति का जो है वो मूल है स्वतंत्रता। इसीलिए मैं किसी भी प्रकार की गुलामी से लोगों को बाहर लाने का प्रयास करता हूं। वो गुलामी चाहे हमें समाज देता हो, चाहे हमें हमारी सोच देती हो, और चाहे हमें सिस्टम देता हो, मैं हर प्रकार की गुलामी से आदमी को बाहर लाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं 8 PM परिवार को भी एक ऐसे परिवार के रूप में स्थापित करना चाहता हूं जहां सभी प्रकार की गुलामियों पे चिंतन हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था से आई हो, चाहे सत्ता से आई हो। और जब सभी प्रकार की गुलामियों से मुक्ति होगी तो वास्तव में जीवन का आनंद होगा। तो अंत में यही है, मेरा विचार कोई भी हो, चाहे मैं
आंदोलन करूं, चाहे मैं ऑनलाइन आंदोलन करूं, चाहे मैं प्रवचन दूं, चाहे मैं ना दूं, चाहे मैं हुक्का पी के बैठ के लोगों के अंदर से अपने प्रति धारणा मिटा रहा हूं, मेरा लक्ष्य जो है वो एकमात्र है कि तुम्हारे दिमाग में जहां से भी बंधन आने लगे उसे खोला जाए। छोटी छोटी गांठ ही जीवन में बड़ी गांठ पैदा करती है। छोटे छोटे उलझाव हुई जीवन में बड़े उलझाव लाते हैं। तो अगर तुम राष्ट्र मुक्ति की तरफ और राष्ट्र की बातें करके जीवन में आनंद चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग के अंदर छोटे छोटे जो ग्रंथियां हैं, छोटे छोटे जो उलझाव हैं, उन्हें भी खोलने पड़ेंगे। देखो, जिस तरीके से हम बात करने बैठे थे कि बात हम राज सत्ता की करने बैठे थे, लेकिन बात आ गई कि लोग जाति पात में बंधे हैं, हिंदू मुस्लिम में बंधे हैं, आ गई ना। तो उसी प्रकार ये राज सत्ता जी जो है ये हमें झंझट तभी डालती है जब हमारे दिमाग में उलझाव हो। जो आदमी स्वतंत्र होता है मस्तिष्क से, उस आदमी पे कोई राज सत्ता कब्जा नहीं कर सकती। मैं अपने 8 प्रियाम के लोगों को, जो हमारा परिवार है, उन लोगों को सिर्फ दिमाग की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं। और दिमाग की गुलामी से मुक्त होने वाला व्यक्ति किसी भी व्यवस्था से लड़ सकता है, भिड़ सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का और आपका प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी सर।